का भी न्यायाधीश यहाँ से तैयार करके दूंगा। आपने जजमेंट राइटिंग का जो कार्य चुना, उससे हम सभी को जो दूर दराज भी थे, उसमें लॉकडाउन के समय में अनेक प्रतिभाओं को इनसे मार्गदर्शन का मौका मिला, जो एक बहुत बड़ी सफलता थी। और ऑनलाइन पढ़ने के बाद भी जो यहाँ पे आज इनका सम्मान होने वाला है, उन्होंने भी इनसे ऑनलाइन की जजमेंट राइटिंग का अभ्यास किया और आज सफलता अर्जित की है। तो दूरी भी हमें इनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम इनसे दूर नहीं कर पाए। ये ऐसे गुरु हैं कि बराबर इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और आज के वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो 7 न्यायाधीश इनके द्वारा बनाए जा चुके हैं, उनको ज्ञान देकर आज न्याय के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और 16 न्यायाधीश जो साक्षात्कार तक पहुंचे हुए हैं। भले सफल तो वो गई, थोड़ी सी गुंजाइश रह गई है, लेकिन गुरु जी का आशीर्वाद है, आज 16-17 भी जरूर ही निश्चित सफल होंगे, जहाँ भी जाएंगे जरूर न्याय के क्षेत्र में सफल होंगे। इसी के साथ में गुरु जी को बुलाना चाहूंगी कि वो आए और अतिथियों के बारे में थोड़ा सा परिचय हम सबको बताएं। थैंक यू रश्मि जी। मैं अपनी बात पूरी करने से पहले स्वागत की इस कार्यक्रम को थोड़ा सा एक्सटेंड करूँगा। मैं हमारे बीच उपस्थित प्रियंका सोनी से मैं आग्रह करूँगा कि निम्नी वर्मा हमारे बीच में जो बैठी हुई है, इन्होंने लास्ट इंटरव्यू दिया है सीरीज में, मैं से इन्होंने क्वालिफाई किया है। कृपया इनको कुछ से सम्मानित करें प्रियंका सोनी जी। और निम्नी वर्मा ने लगातार दो तीन बार मैंने एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए प्रयास किया और इस बार वो इंटरव्यू भी दे के आई है। स्कोर भी आपका अच्छा था, परंतु जैसी कि विडम्बना हमारे एमपी हाईकोर्ट की विडम्बना है कि 50 में से निम्नी वर्मा विडम्बना ये है कि 50 में से 20 नंबर चाहिए, 50 में से 20 नंबर चाहिए और देने वालों के पास क्या पैमाना है, इसका आज तक कोई खुलासा किसी ने नहीं किया है। ये एक मोनोपोली को दर्शाता है। इसी क्रम में मैं पुनः हमारे बीच उपस्थित अंकित दीक्षित से मैं आग्रह करूंगा कि हमारे बीच में अंकित खरे हमारे नौगांव से हैं और हमारे बार के सीनियर जो मेंबर हैं श्री एम.एल. खरे जी के सुपुत्र हैं। आपने भी इंटरव्यू दिया है सिविल जज का और आपके भी अच्छे खासे नंबर आपको मिलने के बावजूद भी नहीं हो पाया, परंतु मैं मानता हूं कि ये वास्तव में ये प्रतिभा है, क्योंकि ये तकनीकी कारणों से इनको बाहर किया गया है या बाहर हुए। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में रचित हाशमी जी पीछे बैठे हुए हैं। एडीपीओ का जो प्री एग्जाम हुआ था वो क्वालिफाई कर लिया है आपने और इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है। रचित जी आप आगे आइए। हमारे नौगांव के जो वकील हाशमी सर थे, टीचर थे, वो आप उनके पुत्र हैं। आपने क्लैट क्वालिफाई करके हैदराबाद से, हाँ रांची से आपने क्लैट किया है। तो मैं आग्रह करूंगा हमारे बीच में उपस्थित अंकित खरे जी से कि हमारे रजीत भाई का माल्यार्पण से स्वागत करें और इनको मैं सभी से जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें सक्सेस मिले और ये फाइनली अपना जो डेस्टिनेशन इनका है उनकी दिशा में एक जो प्रयास इनका रहा कि में सिलेक्ट होके बाकी अपने मूल डेस्टिनेशन पे पहुंचे। उनके बगल में मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा है भैया, इनको रसिक जी प्लीज आप दोनों लोग आगे चाहिए। आप हमारे यहाँ की जो कोर्ट के बगल में आपका मकान है, मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आपने भी क्लैट क्वालिफाई करके कहाँ से कॉलेज से आपका? अच्छा आपके यहाँ निर्मल, मुझे याद आ रहा था आपके कॉलेज से ही है और आपकी भी प्रिपरेशन अच्छी है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में आप भी इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और इसी के साथ में हमारे अतुल खरे जी से मैं आग्रह करूँगा कि आप हमारे भैया का माल्यार्पण से स्वागत करें और हम सभी लोग इनको फ्यूचर में सक्सेस होने के लिए हम इनको शुभकामनाएं देते हैं और ये अपने पद पर इसी तरह निरंतर आगे बढ़ते रहें।
कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए हमारी शोभा बढ़ा रहे हैं हमारे साथी अधिवक्ता और सीनियर एडवोकेट श्री एम एल सोनी जी के पुत्र प्रमोद सोनी जी। अंकित जी, आप प्रमोद सोनी जी का स्वागत करें माल्यार्पण से। प्रमोद जी ये हमारे साथ लोगों कोर्ट में वकालत करते हैं और वकालत के साथ साथ पत्रकारिता में भी आपका जो मीडिया का जो गौरव है इसमें आपकी अच्छा खासा दखल है। अब मैं इस ओवरऑल इस कार्यक्रम के बारे में जैसा कि रश्मि जी ने बताया और मुझे लगता है कुछ ज़्यादा बता दिया है। एक्चुअल में बिल्कुल सही बात यह है कि ये जो विजन लॉ अकेडमी के बारे में बताया ये इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्ष 2015-16 का टाइम है। मैं खुद भी सिविल जज का लास्ट एग्जाम मैंने 2014 में दिया था नए पैटर्न से और 2014-15 के बाद से मैं एडीजी का एग्जाम सब दे रहा था। अपनी तैयारी करने के दौरान अचानक से विचार मन में आया और दो स्टूडेंट जो हैं उन्होंने उस हमारी जो सोच थी या हमारा जो प्रयास था उसमें उन्होंने काफी सहयोग किया। सहयोग किस तरह से किया कि उन्होंने कहा कि सर मुझे जजमेंट राइटिंग पढ़ना है क्योंकि हमारे घर वाले इंदौर या बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं है। मैंने उनको हामी भर दी कि ठीक है, परंतु शर्त ये रहेगी कि आपको नौगांव आना पड़ेगा। उन दोनों स्टूडेंट ने चुनाव किया कि ठीक है सर हम छतरपुर से नौगांव आएंगे और उन दोनों स्टूडेंट ने लगातार नौगांव आके लगभग 3 से 4 महीने उन लोगों ने पढ़ा और उस पढ़ने के तुरंत बाद छत्तीसगढ़ का 2015 का एग्जाम उस समय मेंस दिया था उन दोनों ने और दोनों में से एक जो दोनों अभी वर्तमान में सिविल जज सेलेक्ट है। 2016 में सविता वर्मा का सिलेक्शन हुआ था और 2019 में सरस्वती शर्मा का हुआ था। ये वो दोनों स्टूडेंट वही है जिसमें से दोनों बच्चियों ने 75 प्लस आउट ऑफ 100 में और 80 प्लस दोनों के नंबर उस समय आए, परंतु वैकेंसी कम होने से कट ऑफ ज्यादा जाने से वो फाइनली इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं हुए। उसके बाद से ही उन दोनों का मनोबल बढ़ा और मुझे भी ऐसा लगा कि शायद जो मैंने इन लोगों को बताया है वो कुछ काम का है और बच्चों को काम आ सकता है। फिर धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता गया और नौगांव की क्लास को मैंने छतरपुर में शिफ्ट कर दिया और लगातार ये सिलसिला लगभग 2 से 2.5 साल चला। मैं रोज सुबह 6:30 बजे यहाँ से 6:10 पे निकलता था नौगांव से और वापस वहां से 10 बजे वापस आके कोर्ट जाके अपना डेली रूटीन के काम करता था। ये सिलसिला चला था, मुझे अच्छे से याद है 28 फरवरी 2020 तक। कोरोना के जस्ट पहले लास्ट क्लास मेरी जो थी उसमें 28 फरवरी को मैंने लास्ट क्लास ली थी। उसके बाद कोरोना का जहाँ पीक आया और सारी चीजें धीरे धीरे ये ऑफलाइन जो था वो समाप्त हो गई। इसके बाद दोबारा से 2020 के बाद फिर से सारे बच्चों ने कॉल कर करके कहा कि सर सब लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब हो रहा है और धीरे धीरे मुझे भी लगा कि शायद इससे कुछ हो सकता है। और फिर मैंने गूगल मीट पे कुछ बच्चों जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट थे जिनमें हमारी निमी वर्मा, रश्मि जी, अतुल जी, ये सारे बच्चे उसमें ऐड थे और धीरे धीरे ये सिलसिला इस तरह से चला, आप विश्वास नहीं मानेंगे। मैंने 2020 और 21 में जब लोग टाइम पास करने के लिए साधन जुटाते थे उस समय में घर में बैठ के केवल मुझे एक काम रहता था, सुबह से लेकर शाम तक डेली रूटीन के हिसाब से मैं अपनी चीजों को जजमेंट राइटिंग का जो 2-2, 3-3 बैच में दिन भर में चलाता था और बहुत सारे बच्चे बाहर के जुड़े थे। तो 20 और 21 जब तक कोविड का दौर चला मुझे जजमेंट राइटिंग के बैच से फुर्सत नहीं मिली और उस समय कम से कम 70 से 80 बच्चे हमारे एक एक ग्रुप में हुआ करते थे और बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग जगह के बहुत सारे बच्चे थे। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जब से एक बार ये चलना स्टार्ट हुआ तो वो आज दिनांक तक चल रहा है और आज की डेट में मैं बता दूं कि ऑफलाइन क्लास के लिए तो लगभग वर्तमान में भी ऑफलाइन क्लास का मैंने अभी ये निर्णय लिया है कि अभी तक जो जजमेंट राइटिंग के लिए विजन लॉ अकेडमी को जाना जाता था, अब इसमें सब्जेक्ट वगैरह के बारे में भी जो चाहे आपका फ्री हो चाहे नहीं हो, इसके लिए भी हम थोड़ा सा प्रयास स्टार्ट करेंगे कि बच्चों को अगर एक ही प्लेटफॉर्म पे कुछ ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं तो शायद बाहर जाने की झंझट से बच जाएंगे और स्पेशली वो बच्चे जो बाहर जा नहीं सकते या जिनको बाहर का एटमोस्फियर सूट नहीं करता है तो वो घर पर रहकर भी प्रॉपर गाइडेंस उनको मिल सके, इसका प्रयास मैं अभी भी कर रहा हूँ। ये एक विजन लॉ अकेडमी के बारे में एक सामान्य एक बात थी जो मैं बताना चाह रहा था आपको। इसके अतिरिक्त मैं एक चीज और आप लोगों को आज बताना चाहूंगा, जितने भी विधि के क्षेत्र में बच्चे हैं या जो आप लोगों की जानकारी में ऐसे बच्चे हैं, इन सबके लिए मैंने एक शुरुआत और की।
शुरुआत मैंने क्या की है कि पर मंथ एटलीस्ट एक सिविल जज का जो छत्तीसगढ़ और एमपी के लिए दोनों के लिए पर्पज से मैंने किया है, एक प्री का एक टेस्ट पेपर मैं सेट करता हूँ और हर महीने की 30 तारीख को, ठीक है, चूंकि फरवरी में 28 या 29 होते हैं इसलिए लोग उसको आप 28 या 29 पढ़ सकते हैं। वैसे प्रत्येक माह की 30 तारीख को एक टेस्ट पेपर मेरे द्वारा प्री का सेट किया जाएगा और प्री का टेस्ट जो किया जाएगा उसमें कंप्यूटर, इंग्लिश, जीके इन सब का समावेश रहेगा और वो ऐसा टेस्ट पेपर होगा जो बच्चे ऑनलाइन अपने घर पर दे सकते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसका कोई चार्ज नहीं किसी भी बच्चे से नहीं होगा। और इसके लिए एक टाइम, एक विजन लॉ, एक न्याय दर्शन नाम से मैंने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, उस पर आपको विजिट करेंगे तो उसमें सारी चीजें उसको मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ जो टेस्ट पेपर है अगर बच्चे जो लोकल में है वो ऑफलाइन भी दे सकते हैं, जो नहीं है वो ऑनलाइन भी इस तरह का पेपर दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ समय बाद अगले महीने से संभवतः एक टेस्ट पेपर में मेंस का भी करा होगा, उसमें ओवरऑल सारे सब्जेक्ट को कवर करके, ताकि मेरा प्रयास केवल इतना सा है कि यदि बच्चे कहीं अच्छी जगह पढ़ चुके हैं तो उनको रिवीजन प्रॉपर घर बैठ के हो जाए, तो यदि बच्चों को अभी उन्होंने जाके कहीं तैयारी नहीं की है, करने की सोच रहे हैं, तो उनको कम से कम एक पैटर्न समझ में आ जाए, ये प्रयास मेरा है। और इसके अतिरिक्त जो प्री और मेंस के लिए जो क्लास वगैरह रेगुलर जो चलेगी उसकी भी इंफॉर्मेशन जो यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है, कुछ ग्रुप भी चल रहे हैं, उसके माध्यम से सारे बच्चों को मिल जाएगा। मेरा सोच और मेरी जो दिशा इस तरफ में है, चूंकि मैं वकालत से जुड़ा हुआ हूँ और उसमें से जितना समय मैं बचा पाता हूँ, मेरा उद्देश्य केवल ये है कि जैसे जो हम करना चाह रहे हैं उन सपनों को हम किस तरह से साकार कर सकते हैं, इसके लिए सर लोग अपना अपना मार्गदर्शन करेंगे। और इसके साथ ही मैं पुनः एक बार अब हमारे बीच में जो उपस्थित हमारे विधि के छात्र हैं, जो अभी छात्र बाद में अभी तैयारी करने के लिए जो अग्रसर होंगे,
और जो अभी वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं हमारे अतिथिगण में, सभी लोगों ने ये अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और अब आगे की रूपरेखा के लिए मैं रश्मि जी को मेरा ये मानना है कि आप सभी को ब्रेकफास्ट लेने के लिए 5 मिनट का समय दे दिया जाए। तो बहुत उचित रहेगा, मैं 5 मिनट बाद ही कार्यक्रम को आरंभ करूँ। Ay, jangan lah, woi sebelah balik aja. बेटा इससे लाइट आ जाए ना सब जगह साइड
जिस प्रतिभा के बारे में मैं बताने जा रही हूँ, इसके लिए मैं उनकी माता जी का हृदय से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि जिन्होंने ऐसी पुत्री को जन्म दिया कि जो आज न्यायाधीश के पद पे कार्यरत है। और आप शिक्षिका हैं। एक शिक्षिका भी कहीं ना कहीं न्यायाधीश ही होती है जो हमें प्राथमिक शिक्षा से लेके जब तक हमारी स्कूली विद्यालय शिक्षा पूर्णतः पूरी नहीं होती है तब तक एक न्यायाधीश के रूप में ही कार्य कर रही होती है। न्यायाधीश का इन परिस्थितियों में जो सर्वथा न्याय नियुक्त हो, तो एक शिक्षक की जो परिस्थितियों में हमारे लिए सर्वथा न्याय नियुक्त होता है वो हमारे लिए करता है, हमें प्रेरित करता है। तो एक शिक्षक ही मेरे हिसाब से मेरा सोचना यही है जो अगर इस धरती का कोई न्यायाधीश अगर है तो वो हमारे शिक्षक ही है जो हमें उस उद्देश्य तक पहुंचाते हैं। इसको मैं आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम को मैं काजल जी के बारे में कहना चाहूंगी कि ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं। ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं। उन रत्नों में सबसे कीमती आज हमारे बीच आए हैं। सबसे कीमती आज हमारे बीच आए हैं क्योंकि ये कहना इसलिए भी उचित है कि अगर हम इनके संघर्ष की बात करें, हम इनके बारे में आप लोगों को बताएं, तो आपने जिस समय आपने लॉ ऑनर्स किया है निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से, आपने क्वालिफाई किया, ये पहली ही सफलता की सीढ़ी होती है जब भी आप विधि के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं कि आपका एक अच्छे महाविद्यालय में दाखिला होगा। उसके बाद में आपने जो लक्ष्य बनाया न्यायाधीश बनने का, आप उसके लिए निरंतर लगनशील रहिए। और इसी बीच में दुर्भाग्यवश ऐसी दुर्घटना आपके परिवार में होती है कि अकस्मात आपके पिता का निधन हो जाता है, लेकिन ऐसी स्कूल भरी कठिन परिस्थितियों में भी आप नहीं डरे क्योंकि आपकी माता का जो आपके साथ में साथ था, पिता दोनों के भी उन्हें भूमिका निभाई और आप लगातार अपने लक्ष्य पे एकाग्र रहे। और इसी बीच आपने बिना किसी कोचिंग के मेंस क्वालिफाई किया, साथ ही बीच में किसी आपके परिचित से आपने सर के बारे में पूछा कि मैं जजमेंट कहाँ से सीखूं, तो एक आपके लिए ऑप्शन था ऑनलाइन हमारे पुरुषोत्तम सर जी से आपने जजमेंट का मार्गदर्शन प्राप्त किया। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी जो हमारे पुरुषोत्तम सर ने जो निर्णय लेखन तो बताते हैं वो हिंदी में बताते हैं और आपका माध्यम इंग्लिश मीडियम है। इस प्रकार से हिंदी को इंग्लिश में अनुवाद करना ये भी अपने आप में कठिन चुनौती होती है, फिर उसे निर्णय के रूप में रूपांतरित करना ये भी बहुत बड़ी चुनौती होती है। लेकिन आप दोनों ही भाषा में पारंगत हैं जो कि कोर्ट में बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि जो भी कार्यवाहियां होती है वो मोस्टली हिंदी में ही होती है। तो आप दोनों भाषा से अच्छे से परिचित हैं और इसी के साथ में आपने पहले ही प्रयास में मध्य प्रदेश में सिविल जज की परीक्षा में 16वीं रैंक हासिल की। ये मध्य प्रदेश के लिए भी गौरव का विषय है क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी जो वर्तमान समय में सिविल जज परीक्षा का जो पैटर्न कर दिया गया है मध्य प्रदेश में, ऑल इंडिया लेवल पे सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, जबकि अदर एग्जाम में जैसे कि अगर यूपी सिविल जज परीक्षा है तो यूपी में ही जो सेंटर होंगे वही होंगे, लेकिन एक हमारा मध्य प्रदेश सिविल जज के अंतर्गत चंडीगढ़ से लेकर हर जगह सेंटर होते हैं। तो कंपटीशन छोटा ना होके बड़े ही विशद और व्यापक रूप में रहा है। और अगर देखा जाए तो ये आपने इंडिया लेवल पे भारत के लेवल पे ही आपने इस रैंक को हासिल किया है। मैं आपको एक राज्य विशेष के तौर पे नहीं मानती हूँ, आपने तो भारत में ही स्थान बनाया है, मैं यही मान के चलती हूँ।
मेरे फादर ने बोला, लाइक आई वेंट टू हिम, मैंने पूछा पापा क्या करना चाहिए, तो ही सेड कि तुम टेट कर लो। मैंने कहा उसके बाद उन्होंने बोला तुम जज बन जाओ। तो उनकी ये बहुत इच्छा थी कि मैं जज बन जाऊँ। उसके बाद मैं टेट में गई और मुझे निर्मा यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हो गया। यूनिवर्सिटी मेरी बहुत अच्छी थी और वहाँ से मुझे हेल्प भी बहुत ज़्यादा मिली। मेरे सीनियर्स के थ्रू, मेरे टीचर्स के थ्रू उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी वहाँ पर जाने के बाद। सेकेंड ईयर में बहुत प्रॉब्लम आई कि मेरे सेकेंड ईयर के एग्जाम के लास्ट दिन ही मेरे फादर की डेथ हो गई। और लास्ट समय जब उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझसे यही कहा था कि तुम जज बन जाओगी, और उनके वर्ड्स से उसके बाद मैंने उनको कभी नहीं देखा। उस दिन का दिन है कि उसके बाद जब तक मैं बन नहीं गई सिविल जज, जब तक मेरे दिमाग में केवल एक चीज चलती थी कि मुझे पापा का जो शब्द है वो मुझे रियलिटी में कन्वर्ट करके लाना है। मैं अगर कॉलेज में भी होती थी तो मैं जो लोग भी इस फील्ड के होते थे ना, बस उनके पास पहुंच के पूछती थी कि आप क्या कर रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरा दिमाग कहीं भटकते ही नहीं था। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अपना फोकस आप लोग इतना ज़्यादा सेट कर लो कि आपके दिमाग में कुछ और आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपके दिमाग में कुछ और आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपकी ब्रेन की स्पेस को ऑक्यूपाई कर ही रहा है। जैसे कि आई डोंट नो हाउ मच यू बिलीव इन डेस्टिनी और यूनिवर्स, पर जैसे कि वो शाहरुख खान का डायलॉग है कि आप किसी चीज में पूरी तरह लग जाओ तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती हो। एंड दिस इज 100% ट्रू। अगर आप किसी चीज को पूरे शिद्दत से चाहोगे, चाहे वो कोई भी चीज हो, तो वो आपको इंटरेक्टिंग मिल ही जाएगी। आपको स्ट्रगल बहुत रहता है, सबकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहता है। मेरी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। फादर का ना होना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मैंने होते हैं किसी की लाइफ में, पर मेरी मम्मी ने, मेरे मामा नानी लोगों ने, सब लोगों ने बहुत मेरी सहायता करी कि मैं यहाँ तक आ पाई। दो चीजें मैंने बांट के रखी थी। एक तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अपने साथ इतना ऑनेस्ट रहो ना, हमें किसी को दिखाना तो ये नहीं है कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं। अपने लिए ऑनेस्ट रहो। जब आप रात को सोने जाओ पढ़ाई करने के बाद बोल ले, तो यू मस्ट फील कि मैंने आज का अपना पूरा 100% दे दिया है, कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं रही है, अब मैं आराम से आज सो सकती हूँ। और दूसरा है कंसिस्टेंसी। ये हार्ड वर्क से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। हार्ड वर्क, कई लोग ऐसा करते हैं एक दिन उन्होंने 24 घंटे पढ़ लिया, फिर 3-4 दिन के लिए तैयार नहीं किए, दे डोंट डू एनीथिंग। बट इस एग्जाम के लिए यू नीड टू स्टडी एवरी डे। मेरे पास जितने भी काम होते थे, मेरा ये तय था कि मुझे कम से कम 8 से 10 घंटे रोज पढ़ना ही है। और तो रेगुलर डेज में मेरा ऑलमोस्ट 14 आवर्स तक एक्सटेंड हो जाता था। इतना करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी जब किसी के दिमाग में एक ही चीज रहती है तो लगता है कि इसी को करते रहो। तो आपको बस अपना पहली चीज अपना आपको ऑनेस्ट रहना है आपके साथ, दूसरा कंसिस्टेंट रहना है, रोज आप पढ़ाई करिए। इसका नतीजा ये निकला कि मेरे प्री में ही जहाँ पे 125 कट ऑफ फॉर जनरल था, मेरे 134 आउट ऑफ 150 आए थे। मेंस की मार्किंग की बात करें तो पहले पेपर में ही मुझे 75 मार्क्स मिले थे उससे। तो जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही। इंटरव्यू में ऐसा गया था कि 25 मिनट कम से कम मेरा इंटरव्यू गया था, और जब मैं बाहर आई तो मुझे लगा था शायद मैं वोट सिलेक्ट हुई, क्योंकि उन्होंने काफी मुझे ड्रिल कर लिया था वहां पे। बट जब मैंने अपने इंटरव्यू के मार्क्स दिए तो मुझे 36 मार्क्स दिए उन्होंने, जो आई फील लाइक वन ऑफ द बेस्ट स्कोर्स है इंटरव्यू का। मैं तो आपसे बस इतना ही शेयर कर पाऊंगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, शायद मैं आपके आंसर्स दे पाऊँ। किसी को कुछ पूछना है? पूछना होगा किसी को? आई थिंक सर तो आपकी सारी क्वेरीज आंसर कर ही देंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई का क्वेश्चन हो इंटरव्यू के बारे में भी आप पूछ सकते हैं किस प्रकार से। मैम मेरा क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? इंटरव्यू मेरा जो इंटरव्यू में मेरा लॉ से रिलेटेड उन्होंने मुझसे 2 क्वेश्चन ही पूछे थे, जिसमें एक मुझसे बना नहीं था और उसमें उन्होंने मुझे बहुत क्लियर कर लिया था। आई थिंक सॉरी कहना बहुत अच्छा तरीका होगा, तो अलग अलग तरीके से सॉरी बोलना सीख लेना जब तुम इंटरव्यू के लिए जाओ, किस में कैसा सॉरी बोलना है, और उसको कहीं ना कहीं इज अ गुड आंसर आई फील। तो उसमें तो मैंने मुझे बहुत क्लियर किया था। उसके अलावा मुझसे एचआर के ही सारे क्वेश्चंस पूछे थे, और लकीली
मैं एचआर ही प्रिपेयर करती गई थी, मेरा नोट्स हुआ भी नहीं था पूरे इंटरव्यू की तैयारी के टाइम में। उसके बाद अपने बारे में A to Z, मेरे शहर के बारे में, मेरे कहाँ से मैं हूँ, हर चीज़ मैं जैसे ही इंटर करती हूँ तो मेरे पास पहला क्वेश्चन यही आता है कि आपने साड़ी पहन के क्यों आई क्या? तो मतलब ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते कि इस अटायर में थे, तो मैंने उनका आंसर यही दिया कि क्योंकि मुझे साड़ी पहनना अच्छा लगता है। तो उन्होंने बोला था अच्छा हमेशा साड़ी पहन के रखती है क्या? तो मैंने बोला नहीं मैम, जब भी मुझे अच्छा ओकेजन मिलता है या मुझे कोई कल्चरल ओकेजन मिलता है तो मैं साड़ी कैरी करना पसंद करती हूँ, मुझे इसमें कॉन्फिडेंस आता है। तो उन्होंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो उन्होंने मुझसे ना पूछा हो। यहाँ तक कि मुझसे भी पूछा था आप कभी जेल गई है क्या? तो मैंने उनको बोला जी सर मैं जेल गई हूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा आप जेल नहीं हुआ है? तो मैंने उनको ये बोला कि नॉट फॉर माय ओन थिंग बट ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट द प्रीमाइसेस ऑफ द जेल। तो मतलब एक नॉर्मल बात भी चलती थी, पर एक क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था कि जो एग्जीक्यूशन कैसे होगा रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स की डिग्री का, क्योंकि ऑर्डर 21/32 था। तो मैंने उसका एग्जीक्यूशन तो मैं बता चुकी थी उनको, पर उनको एग्जैक्ट रूल मुझसे जानना था, तो मैं रूल उनको नहीं बता पा रही थी क्योंकि ऑर्डर 21 इज मतलब खुद में ही एक सीरीज है, 106 रूल्स है उसमें। उन्होंने मुझे डायरेक्ट भी दिया कि आप डायरेक्ट लेके जाइए और इसमें रूल नहीं थे, और उन्होंने मुझे 2 मिनट दिए और मैं 2 मिनट में वो रूल नहीं होगा। मैं जैसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि बाई चांस आप इंटरव्यू में जाते हो तो पैनिक नहीं करना है। ऑल दे चेक इज योर पेशेंस, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आप कितना पेशेंस गेन कर रहे हो। क्योंकि मेरे ही सीनियर आप जानते होंगे जैन है या उनका नाम एकदम ब्रेक हो जाता है, क्लासिक सेलेक्ट हुए जो उत्तर जैन भैया, उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी में नंदिता मैम ने पूरी चीज शेयर करी थी कि वो केवल ये देखते हैं कि कहीं सामने वाला डर तो नहीं रहा। कल को एडवोकेट्स अगर उनको करा के काउंट करते हैं और ऐसे आर्गुमेंट देते तो कहीं वो डर ना जाए। तो बस एक चीज मेरे दिमाग में चल रही थी कि स्माइल लेते रहते हैं, मतलब ये नहीं देखना चाहिए कि आप डर रहे हो। तो उनको आज से मेरे पर तो उन्होंने मुझसे डायरेक्ट में बोला कि आप ऐसे कर पाएंगे, आपको वहाँ तो 2 सेकंड में आपको प्रोविजन निकालने होगा, आप जाइए। मैं जैसे ही जाने लगी तो फिर उन्होंने बोला आप वापस आइए। तो इवन लाइक कंटिन्यूअसली विटनेसिंग मी कि मतलब कर क्या रही हूँ वहाँ पे, मैं अच्छे से कैरी कर पा रही हूँ नहीं, पर एवरीथिंग वेंट सो वेल। उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था कि वो नए होती है हमारी उनकी आंखों में ब्लाइंड फोल्ड क्यों रहते हैं, शॉर्ट वगैरह क्यों रहते हैं उनकी आंखों में, ये छोटी बहुत चीज़ें पूछी थी। ज़्यादा मेरे लिए कोई टफ नहीं था। इसके अलावा इस ऑर्डर 21/32 जो मुझे हमेशा याद रहेगा। और कोई क्वेश्चन? आप लोग अपनी एक हॉबी जरूर बना लीजिए, क्योंकि हॉबी अगर होती है ना तो वो अच्छा कंसिडर किया जाता है। कई लोग वो ब्लैंक छोड़ देते हैं, बट एक ऐसी हॉबी रखिए जहाँ पे आप अच्छे से सारे आंसर दे सकते हैं। मेरे साथ यही हुआ था कि एक क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे पा रही थी और वहाँ से दूसरा क्वेश्चन बॉम्बार्ड हो रहा था मेरे ऊपर, पर आई थिंक उनका कंप्लीट करने के बाद आप दूसरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने सामने वाले का इनफ आंसर दे दिया तो आप दूसरे में स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे साथ ये हुआ था, वहाँ उन्होंने एकदम परफेक्ट जैसे को 2 कर रहे थे। बस डरना नहीं होता है वहाँ पे कि उनको थोड़ा सा भी नहीं लगना चाहिए कि आप थोड़ा सा भी पैनिक हो, क्योंकि वो बहुत जल्दी कर रहे हैं। तो बाकी ये जो सर्विस है मैंने देखी अभी रिसेंटली में ही मैं लॉ रिसर्च अपने ऑनरेबल जस्टिस धर्मानी वाली सर के अटेंड, तो आई वर्क विद हिम, आई हैव सीन हिम क्लोजली वर्किंग कि ये मतलब हाई कोर्ट में जाने के बाद भी काफी काम रहता है। तो अभी से काम से तो बिल्कुल मत करना है, एकदम रेडी रहो कि कुछ भी हो सकता है। Any other question?
तैयारी के साथ पेशेंस की जोड़ने वाली ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है। हमारी तैयारी के दौरान भी अगर हमें सफलता नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं हमारा पेशेंस होता है। चाहे आप साक्षात्कार में जाए, चाहे आप तैयारी कर रहे हो, दोनों जगह धैर्य बहुत ही आवश्यक है, जो उन्होंने हमें बताया। कई लोगों को लगता है कि कैसे सीखा जाए, तो वो ऐसे सीखा जाता है जब आपका लक्ष्य ही आपकी आंखों के सामने झूल रहा होता है तो धैर्य अपने आप आ जाता है कि किसी भी हालत में हमें अपने लक्ष्य को पाना है, धैर्य अपने आप जागृत हो जाता है। इसी के साथ में मैं बुलाना चाहूंगी दूसरे रत्न को, जिनका नाम है उत्कर्ष राजसोनी जी, और इन्होंने वर्ष 2019 में सिविल जज की परीक्षा में सफलता हासिल अर्जित की थी। और इसके साथ में इनके लिए एक बात बोलना चाहूंगी, इनके लिए एक वाक्य है संस्कृत का जो पूर्णतः इनके ऊपर लागू होता है कि क्षणस्य कणस्य च श्रेयो विद्या अर्थम च साधये क्षणे नष्टे कुतो विद्या क्षणे नष्टे कुतो धनम्। क्षण क्षण का उपयोग सीखने के लिए और प्रत्येक छोटी सिद्धि का उपयोग उसको बचाकर रखने के लिए करना चाहिए। क्षण को नष्ट करके विद्या प्राप्त नहीं की जा सकती है, उसी प्रकार सिक्कों को नष्ट करके हर एक क्षण को बड़े अच्छे से समायोजन किया। लेकिन जो मैंने सिक्के वाली बात की है कि सिक्कों को इकट्ठा करना चाहिए, तो आप उस 2000 के नोट को उस बात को लागू मत कर देना कि हमने 2000 रुपए इकट्ठे किए थे और वो सब खुली की कगार पे आ गए। आप उससे तुलना मत करना, वो एक पॉलिसी है सरकार की कालाधन निकालने के लिए। यहाँ पे एक प्रकार से उन्होंने बताया कि किस प्रकार चाहे वो धन हो या विद्या हो, हर क्षण उसका हमें उपयोग आना चाहिए। इसी के साथ में मैं इनके बारे में बताना चाहूंगी, जब आपने 12वीं कक्षा जैसे ही आपने पास किया तो आप मैथ्स से थे, तो आपको ये था कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा। लेकिन जो हमारे साथ है आपके परिवार के ही सदस्य हैं, जिन्होंने सोचा कि इनसे मार्गदर्शन ले लिया जाए। तो आपने कहा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो सर ने कहा कि आपको विधि के क्षेत्र में कार्य करना चाहिए और आप लॉ करना चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं तो अगर नहीं भी सिविल जज बन पाए तो आप हमारे साथ वकालत तो कर लीजिएगा। चलो ठीक है। इसी दौरान क्या होता है कि आपके पिताजी का जो व्यापार चल रहा होता है वह घाटे की कगार पे आ जाता है, तो आपके ऊपर एक दबाव भी था। ज्यादातर घरों में जितना लड़कियों के ऊपर दबाव भी होता है, जितना लड़कों के ऊपर होता है कि हमें अपनी आर्थिक स्थिति को भी सही करना है, वो महिलाओं से ज्यादा एक प्रेशर में होते हैं। तो उन्होंने इस दबाव को दबाव न मान के आनंद के साथ में विधि की पढ़ाई की। अब बीच में प्रयागराज चलेगा, लेकिन आपका वहाँ मन नहीं लगा और आप वहाँ से आए। आपने कहा कि मुझे मध्य प्रदेश को भी टारगेट करना है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ पे ही न्याय की सेवाएं प्रदान करूँगा। इसके साथ ही आपने पहले ही अटेम्प्ट किया सन 2019 में सिविल जज की परीक्षा दी थी और आज आप में कार्यरत हैं। और मैं इनके बारे में एक बात बताना चाहूँगी, इनकी ही सीनियर के द्वारा पता चली थी कि आप जहाँ पे एक क्षेत्र में इसके पहले रहा है, मुझे उसका नाम याद नहीं, सागर पे बास्केटबॉल इनकी पोस्टिंग थी। वहाँ पर इन्होंने जो कोर्ट परिसर है उसकी काया ही पलट कर दी। पाम ट्री असंख्य रूप से वहाँ पे इन्होंने पौधारोपण किया। वहाँ पे आप जब उस कोर्ट को देखोगे ना तो आपको वो न्यायालय नजर में आके एकदम आपको लगेगा कि आप कोई दर्शनीय स्थल पे आ गए। इस प्रकार से इस कोर्ट परिसर को बदल दिया। पेंट कराने से लेके वृक्षारोपण कराने से लेके टीम का अदर एक्टिविटी में शामिल हुआ। तो इस प्रकार से हमारा कोर्ट परिसर भी होना चाहिए कि पता चला फरियादी थका हुआ आ रहा है, जब वो ग्रीन चीजें देखता है तो कहीं ना कहीं एक शांति तो उसके मस्तिष्क में जरूर होती है। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से इनके कई ऐसे कार्य हैं जो सराहनीय है। जहाँ भी जाते हैं फरियादी को एक अच्छा माहौल देना, अधिवक्ता और फरियादियों के बीच में सामंजस्य बनाने के लिए बीच में हस्तक्षेप करना भी इनका अदर कार्य में शामिल है। इस प्रकार मैं बुलाना चाहूंगी कि वो आए और अपनी इस प्रकार की सफलता अर्जित की है आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करें। आदरणीय पुरुषोत्तम सोनी सर, मेरे चाचाजी भी हैं और सम्मानीय मंचस्वी अतिथिगण, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गर्मी बहुत ज़्यादा है ठीक है, बहुत
सारे सम्मान हुए थे इसी तरीके से। तो बहुत दिनों बाद क्या रहता है कि जॉब में आ जाने के बाद अभी तक तो चलता रहा है, शिविर आयोजित करने पड़ते हैं, कुछ यूनिट्स उनके मिलते हैं विधिक साक्षरता शिविर के, तो शिविर में हम लोग अब जाते रहते हैं। इस टाइप के कार्यक्रम में आने का मौका कम मिलता है। चाचा जी के द्वारा बताया गया कि कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तो मैं छतरपुर में ही था, तो बिल्कुल मेरा बड़ा मन हुआ कि यहाँ आऊँ कार्यक्रम में। मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा में हाल ही में उत्तीर्ण हुई राजन नायक जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और न्यायिक परिवार में उनका बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि बहुत लेबोरियस रहेंगी ये भी, जैसे हम लोग खूब काम कर रहे हैं। 25 प्रकरणों का टारगेट मिला हुआ है, जिस पे एडवोकेट को हड़ताल भी की है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लास्टली करना ये है कि हम लोगों को डिस्पोजल देना ही है, 1 साल में 100, हर 3 महीने में 25 वर्किंग डे है 66, उन 66 दिन में 25 प्रकरण निपटाने हैं। अभी 15 दिन का वेकेशन भी इसी शर्त पे मिला था कि 16 केस आप निपटा देंगे, यानी कि 62% डिस्पोजल आप दे देंगे 25 केसेस में से। तो 15.5 हो रहा है, तो 16 निपटा के आए हैं 12 दिन। तो और चलता रहता है आगे करना। 3 साल हो गया मुझे सर्विस को, और यहाँ जस्ट आने के पहले कुछ ही दिन पहले मेरा कंफर्मेशन भी हो गया है। डिंडोरी में सिविल जज जूनियर डिवीजन और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के रूप में कार्यरत हूँ। एक अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली हुई है वहाँ डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की, कि सारे प्रशासनिक काम भी देखने पड़ते हैं, प्रोटोकॉल से लेकर के अन्य जो किसी के जजेस के ही वेतन भत्ते जो जारी होने, और कोई भी हाई कोर्ट का लेटर है सर्कुलेट होना, सारे जजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके कितना बजट किस मद में है, पूरी रिपोर्ट डीजे को करना। तो ये सब अतिरिक्त कार्य भी मिला है। पहली बार मुझको लग ही रहा था पिछली पोस्टिंग से ही कि कहीं मुझको डीआर ना बना दिया जाए अपनी पोस्टिंग में, और वो डर सब साबित हुआ और डीआर बन गया। टाइम की पंक्चुअलिटी ज़्यादा रहती है जब आप डीआर होते हैं, कि कौन जस्टिस आ रहे हैं और कितने बजे आ रहे हैं से लेकर के हर एक चीज़ आपको वेल मैनेज। सबसे ज़्यादा जो मैनेज जज रहता है वो डीआर ही होता है, कि उसको सारी व्यवस्था, क्योंकि होल्सो रिस्पॉन्सिबल, कोई अव्यवस्था हो रही है तो वो है, क्यों सब देखेंगे कि भाई डीआर कहाँ। तो चलता रहता। खैर अब 3 साल तो हो गए, तो बहुत कुछ अनुभव है। न्यायिक सेवा में आने की प्रेरणा, जैसा कि मैडम ने अभी बताया कि चाचा जी से, पुरुषोत्तम सोनी सर से ही हुई थी। आफ्टर 12 पीसीएम में इंटरेस्ट नहीं था, पीसीएम ले ली थी किसी किन्हीं कारणों से, सारे मित्र ले रहे थे, ज़्यादा ज्ञान था नहीं क्या करेंगे भविष्य में। भविष्य निर्धार में भी थोड़ा सा लगता था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चाचा जी से सलाह ली कि क्या किया जाए, पीसीएम नहीं चाहिए बस। तो बताया चाचा जी ने कि काम करो तुम लॉ कर लो। तुम लॉ करके क्या करेंगे? तो बोले कितने घंटे पढ़ते हो? तो मैंने कहा 8 घंटे तो पढ़ लेते हैं। तो बोले कि नहीं तुम जज का एग्जाम निकाल लो। सर ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार ये वर्ड बोला था कि तुम जज बन सकते हो। तो पहला जो विश्वास है उन्हीं ने मुझ में जगाया है कि मैं कॉल एक्शन कर सकता। तो जर्नी की शुरुआत तभी हो गई थी जिस दिन से लॉ में एडमिशन लिया था। 5 साल जैसे गुजरे तो 12 विषय सिविल जज में आते हैं। तो 12 विषय अपने 5 सालों में पढ़ते ही हैं हम। तो एक हर साल कुछ विषय तैयार करते करते 10th सेमेस्टर तक ये हो गया था कि अपने को सब सब्जेक्ट्स पढ़ चुके थे। लेकिन ये है कि बहुत अच्छी तैयारी जैसी होनी चाहिए आपकी, वो तैयारी नहीं थी। तैयारी नहीं थी तो क्या किया जाए, कैसे किया जाए? प्रयास किया, किसी से मार्गदर्शन मिले, सबसे मार्गदर्शन मिला और कई लोगों से मार्गदर्शन मिला। और फिर इसी तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई तैयारी की। तो घर में ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा पढ़ाने में मन लगता था। तो कोचिंग में पढ़ाने लगा था कुछ समय के लिए। तो खुद पे कम ध्यान देता था, पढ़ाने पे ज़्यादा। तो फिर घर वालों ने इंदौर भेज दिया कि भाई खुद भी पढ़ो थोड़ा। तो इंदौर गए तो फिर ये था कि कुछ ही दिन बाद वैकेंसीज आ गई। बहुत ये नहीं था कि इस बार हो ही जाएगा, ये था कि हाँ चलिए देंगे, इंदौर में रह रहे कोई काम है नहीं तो जो समय है पढ़ाई में देंगे। तो कुछ ही दिन बाद वैकेंसी आ गई। 2 महीने थे प्री के लिए, कैसे तैयारी की जाए? सब्जेक्ट्स देखे, हाँ 12 हैं, कितने दिन में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, इन 2 महीनों में मैं प्री के एग्जाम की तैयारी कर सकता हूँ।
तो भाई इस हिसाब से मैंने सेट किए 12 सब्जेक्ट के, एक सब्जेक्ट 5 दिन में, कोई 7 दिन में, कोई 6 दिन में, इस तरीके से। अब मान लीजिए एक विषय मुझको तैयार करना था 6 दिन में, तो अब उस विषय को 6 दिन में, एक दिन में मुझको कितना पढ़ना है, तो ये चीज़ निर्भर करती है। एक दिन को मैंने बांटे थे 3 स्लॉट्स, 4-4 घंटे के, सुबह के 4 घंटे, दोपहर के 4 घंटे और शाम के 4 घंटे। तो एक स्ट्रेटेजी रहती है हर एक, जो एग्जाम क्लियर करना भी क्या है, अपने आप में एक युद्ध के समान है, और कोई भी युद्ध बिना किसी रणनीति के नहीं आप जीत सकते। तो रणनीति कहीं ना कहीं बनानी पड़ती है अपनी। अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप बता दीजिए आपने कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा, तो मैं भी वो पढ़ लूँगा, मैं एग्जाम क्लियर कर लूँ। तो क्या रहता है, हर व्यक्ति की अपनी कुछ वीकनेस और अपनी कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, अपनी डीमेरिट्स और मेरिट्स होती हैं। तो उसी अपनी मेरिट्स और डीमेरिट्स के आधार पे, अपने अच्छाइयों और कमियों के आधार पे ही आप अपनी रणनीति तैयार करते हैं, और वही रणनीति आपको विजय दिला सकती है। तो मेरी रणनीति कुछ ऐसी ही रही कि मैंने कहा कि हाँ भाई 4-4 घंटे में करेंगे। इस प्रकार से कुल हो जाते थे दिन में 4-4-8-4 12 घंटे। पहले सुबह के 7 बजे बैठ गए तो 11 बजे तक, फिर दोपहर में 1 बजे बैठे तो 5 बजे तक हो गया। शाम को बचे, इसका इको कम कर दिया, आवाज इसको कम कर दिया। तो इस तरीके से ये है तैयारी मेरी जो रही है। शाम को जो स्लॉट रहता था 4 घंटे का, उसमें पढ़ने का तो मन मुझको होता नहीं था, तो क्या करते थे कि और चीज़ें, जैसे कि आपको जीके भी तैयार करना पड़ता, इंग्लिश भी तैयार करना पड़ता, तो जो शाम को 7 बजे से मेरे 4 घंटे चालू होते थे, तो उनमें मैं ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें पढ़ता था, और दिन भर में जो मैंने सब्जेक्ट्स तैयार किए हैं तो उनको रिवाइज करता था। इस तरीके से आराम से प्री निकल गया। उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये था कि हाँ, एक सज्जन मुझको कल मिले, बोले कि अरे मेरा भतीजा बहुत दिन से तैयारी कर रहा है, और ये रिजर्वेशन है SC ST OBC, और इसीलिए वो नहीं हो पा रहा। तो मैंने बताया कि मैं OBC कैटेगरी से जनरली बिलोंग करता हूँ, लेकिन कभी ये सोच के तैयारी नहीं की कि मैं OBC में हूँ तो थोड़ा सा कम पढ़ लूँ, तो जनरल वाले पढ़े ज़्यादा, अपने को क्या करना है। नहीं, कई मेरे फ्रेंड्स से बोलते कि अरे मैं तो SC से हूँ, इतना ही पढ़ना है अपने को, इतने में क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। तैयारी जब करते हैं आप, होल सोल तैयारी करनी पड़ती है, उसमें आपके पास चॉइस नहीं रहती कि मैं इतना पढ़ लूँ तो मैं इतने नंबर ले आके इतना कर लूँगा। मेरा सिलेक्शन जब मैंने प्री दिया, प्री में 118 पे OBC का कट ऑफ जा रहा था, 121 को जनरल का था, मेरे 123 नंबर थे प्री में। जनरल में मैंने प्री क्वालिफाई किया। इसके बाद मेंस इंटरव्यू के एक साथ नंबर मिलते हैं, तो मेरा जो फाइनल जब लिस्ट आई रिजल्ट की, तो ये था कि उसी दिन लग रहा था कि रिजल्ट आ नहीं रहा है तो कंटिन्यू अपनी कोचिंग चालू करूं। तो उसी दिन किस्मत से 4 बजे रिजर्वेशन था इंदौर जाने के लिए, और 11:30 बजे रिजल्ट आता है। मैं रिजल्ट देखता हूँ तो सबसे पहले देखा भाई OBC कैटेगरी के, तो OBC देख लो, उसमें नहीं था। तो मन में एकदम से डिमोटिवेशन आया कि फिर से प्री, फिर से मेंस, फिर से कैसे करेंगे, अब फिर से पूरी तैयारी। सोचा कि चलिए फ्रेंड्स का तो हो गया होगा, उनका नाम देखा जाए। जब मैं जो लिस्ट देखना चालू की, उसमें मेरा नाम मिल गया मुझको। फिर मैंने स्पेलिंग भी बाकायदा मिलाई, रोल नंबर मिलाया, मैं ही था। फिर जो खुशी का अनुभव हुआ, तो मतलब पूरे नहीं समाये कि हाँ सिलेक्शन हो गया, विश्वास ही नहीं हो रहा। 2-4 दिन तो सुबह से उठ के याद आता था कि हाँ सिलेक्शन हो गया। तो ऐसी चीजें रहती हैं। फिर क्या है कि आप जॉब में आ गए, जॉब में आने के बाद रूटीन वर्क काम रहता है। जब शिफ्ट जो होती है ना, जब शिफ्ट एक जॉब नहीं है 10 to 5 का, तो मैं 10 बजे कोर्ट गया और 5 बजे आ गया, अब मुझको कोई काम नहीं है। जब शिफ्ट इज नॉट अ जॉब। जॉब से बहुत, जब आप 6-7 दिन रीवा में मैं पोस्टेड था, वहाँ की प्लेटिंग इतनी रैम नहीं होती है। प्लेन 20 पेज का है, प्लेन पे WS रिटन स्टेटमेंट आएंगे, वो 10-20 पार्टी है, तो 4 रिटन स्टेटमेंट आए 4-4 लोगों की तरफ से अलग अलग, वो भी 20-20 पेज के होगा। अब उसमें से कुछ पार्ट जो डिफेंडेंट है उनको काउंटर क्लेम पेश करना है, वो काउंटर क्लेम आया, तो प्लेंटिफ ने उसका भी जवाब दिया, वो भी 20 पेज का। अब ये हो गई अपनी प्लीडिंग। अब पहले इतनी प्लीडिंग पढ़ो, फिर रीवा की गवाहियां पढ़ो। रीवा की गवाहियां पता ही नहीं, और छोड़ कुछ है नहीं, चल रही है तो चल रही है।
अच्छा आप ज्यादा बोलो तो ये भी है कि आप बोलो भी ऐसे कि उनको बुरा भी ना लगे। टैकल करना, इंटरव्यू क्या है, एक पर्सनालिटी टेस्ट है। नॉलेज उनको पता है, प्री मेंस में देख लिया, बहुत नॉलेज है आपने। आप बोर्ड कैसे संभालेंगे जब 4 एडवोकेट्स खड़े हैं लाइन से और 2-3 इंतजार कर रहे हैं उनके पीछे कि ये हटे तो हम आगे आ जाए। उनमें से एक कह रहा सर मेरे 4 दिन में सर, दूसरा कह रहा सर मेरे एक में शूज बनने हैं, तीसरा कह रहा बगल में पुलिस वाले खड़े मुलजिम लेके सर रिमांड दे दीजिए। 2-3 ऑर्डर पे अलग फाइलें, जजमेंट भी आपको उसी दिन लिखवाना है, कैसे मैनेज करेंगे आप? सबसे ये इंटरव्यू इसीलिए लिया जाता है कि आप घबरा ना जाए। एडवोकेट सारे आप डील कीजिए ना, सामने जो आ रहे हाँ वकील अच्छा चार्ज बनना, हाँ बनवाते हैं, ठीक है अगला नेक्स्ट, इस तरीके से मैनेज करना पड़ता है। बोर्ड खाली हो गई जब भीड़ हमारे यहाँ, फिर देखा हाँ भाई उठाओ जल्दी डीडब्ल्यू से बोला चलो देखो, ऐसे काम चलता है। तो ये मैं हनुमाना में सीखा हूँ, क्योंकि रीवा में जो ट्रेनिंग रही, ट्रेनिंग में आपको रेगुलर बोर्ड नहीं मिलता और मिलता 6 महीने के लिए, तो 50-50 फाइलें रहती हैं, कुल 100 फाइलें, तो बहुत ज़्यादा पेशियाँ, एक दो पेशी। तो जब आप मैं हनुमाना में जब एक दिन में 70 से कम तो नहीं लगनी फाइलें, 70 से ऊपर लगनी, सिविल क्रिमिनल दोनों में लाते। और जब फाइलें लगती हैं तो पता ही नहीं रहता कौन सी सिविल की कौन सी ये है, बस छांट लिया, काम इनमें फाइलों में होना है, ऊपर रखा, उसी में भीड़ लग जाती। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत रिच नहीं है अभी हमकी जुडिशरी का, होता जा रहा है। जैसे डिंडोरी में है, फर्स्ट क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्ड क्वालिटी कोर्ट की है, लो है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सब है, सब कुछ है। हनुमाना में इतना नहीं था, हनुमाना में बहुत छोटा कोर्ट था, उसी में इतनी सारी फाइल्स लगती हैं, एडवोकेट इतने ज़्यादा आ जाते हैं, उनको मैनेज करो। कई बार जैसे टीचर नहीं डांटता चिल्लाता है कि शांत रहिए, ऐसे भी करना पड़ता है। लेकिन हनुमाना में बहुत एडवोकेट से बहुत प्यार मिला। अभी मैं रिसेंटली मिर्जापुर जा रहा था, तो रास्ते में हनुमाना पड़ता है, तो सभी ने पहले से फोन लगा के कि सर पता चला आप मिर्जापुर आने वाले हैं, तो सर प्लीज़ 10 मिनट आप दीजिए, कोर्ट में आएंगे। कोर्ट में और जो साथी जजेस हनुमाना में हैं, तो बहुत अच्छा 1 घंटे हम लोग सभी एडवोकेट्स मिलकर बैठे, बड़ा अच्छा लगा। तो एक कनेक्शन डेवलप करना, ये आर्ट है, ये चीज़ जरूरी है, तभी आप कोर्ट को बहुत अच्छे मैनेज कर सकते हैं। इंटरव्यू मेरा जो रहा, तो इंटरव्यू में मुझसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे, मेन को देखते हैं आपकी पर्सनालिटी कैसे। मुझसे जो क्वेश्चन पूछे मैंने फटाफट रैपिड फायर जैसे आंसर कर दिए सारे। मुझसे ऐसा नहीं रहा कि कोई क्वेश्चन में सॉरी बोलना पड़े। कह रही किस्मत की बात है कि उनने वही पूछा जो मुझको आता था। मैं ये नहीं मानता मुझको सब कुछ आता था, लेकिन उनने जो पूछा वही मुझको आता था, तो मैंने बता दिया। और उनको बातचीत मुझसे बड़ी अच्छी लगी, बोले कि और कुछ पूछना आपस में डिस्कस किया, उनका नहीं जाओ, तो ऐसे 42 नंबर उन्हें दे दिए 50। तो ये रहा कि जब आप मेहनत करते हैं ना, आप अपना 100% देते हैं, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। तो मेहनत आपकी जो है वो करनी पड़ती है। सर जजमेंट राइटिंग पढ़ाते हैं, जजमेंट राइटिंग इज एन आर्ट। अब समझ में आया, पहले तो जब सर पढ़ाते तो लगता कि यार इतना बड़ा ये लिख लिया, इसको याद कर लेंगे, इसी टाइप से आएगा कुछ काम। अब पता चले यार चोरी का अलग रहता, 323 वाला अलग रहता, दोनों याद करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ वाला पैटर्न थोड़ा अलग रहता है, वो भी देखना पड़ेगा। अब जब करते करते अभ्यास हो गया है, तो अब पता चलता जजमेंट राइटिंग इज एन आर्ट। वो तो मैंने फाइल पढ़ी एक बार और वो माइंड में फीड हो गया, शाम को पढ़ ली फाइल, रात भर वो प्रोसेस हुआ कि कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा, क्या एसेंशियल्स थे, इस गवाही में ये वीक पॉइंट्स थे, हाँ इसके आधार पर एक्विटल हो सकता है। एक्विटल कन्वेक्शन का लग रहा, हाँ कन्वेक्शन, सुबह से गए 2 घंटे में जजमेंट लिखा दिया, दिन भर के लिए टाइम मैनेज आपको करके चलना पड़ता है। तो जजमेंट राइटिंग इज एन आर्ट, और आर्ट तो बहुत अच्छा आर्टिस्ट ही आपको सिखा सकता है जो है अपने साथ। तो जो आर्ट उनने हम लोगों में डाली गया, आज ये जो मैं 12 दिन में 16 जजमेंट करके आ गया हूँ, तो यही है जजमेंट डिलीवर करने का जो सेटिस्फेक्शन है ना, जब आप जज की कुर्सी पे बैठते हैं और फिर मुलजिम यहाँ खड़ा करते हैं प्रॉपर तरीके से, मुलजिम यहाँ आ जाइए, डिफेंस काउंसिल लेडी पीओ, हाँ दंड के प्रश्न को सुनाइए अगर कन्विक्शन किया है तो, और एक्विट करना है। तो जब मैं बोलता हूँ ना एक्विटल, तो एक्यूज के चेहरे की खुशी देखिए आपको। अब जो निर्दोष है तो वो तो भाई खुशी होगा, खैर निर्दोष नहीं है तो भी खुश होगा कि बड़ी तो हुई है।
लेकिन ये देखते हैं कि भाई 6-7 साल से वो भी सफर कर रहा है। हमारा 323 में छोटी मोटी चोटें थी तो ठीक है, टीआरसी कर दिया, टेंडराइज ऑफ द कोर्ट। ये है कि न्यायालय अपने पद का कारावास करके छोड़ दिया, थोड़ा बहुत फाइन कर दिया, फांसी थोड़ी लटका देंगे। 323 का मामला है। इस तरीके से आपको पक्षकारों के साथ भी न्याय करना है, ये नहीं कि जज बन गए तो आप सजा ही ठोकेंगे। ये बैलेंस आपको अप्रोच करके चलना है। तो ये कुछ छोटे मोटे अनुभव थे 3 साल में मैंने किए हैं, और आशा करता हूँ काजल मैम भी बहुत अच्छे से डील करेंगे। बोर्ड मैनेजमेंट, आपको इनकी क्लास अभी ट्रेनिंग होगी तो उसमें बोर्ड मैनेजमेंट सिखाते हैं, कैसे आपको एडवोकेट से अब तो 2 साल की ट्रेनिंग होने लगी है। हम लोग के समय में 1 ही साल की होती थी, हमको 1 साल भी नहीं, जो कोविड आ गया था तो ऑनलाइन होती थी ट्रेनिंग हमारी, वही 30-30 दिन की। एकेडमी नहीं, ऑनलाइन कितनी 2-4-6 घंटे होती थी बस। तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग नहीं, लेकिन हमारा बैच सबसे अच्छा काम कर रहा है, कोई शिकायत नहीं। जुडिशरी में महिलाओं की बहुल्यता हर बैच में रहती है, तो महिलाएं भरपूर मात्रा में, पुरुष कम आ रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है। तो आना चाहिए, महिलाओं के लिए बहुत सिक्योर जॉब है, अच्छी जॉब है। और जैसे आप पीएससी वगैरह उसमें जाएंगे तो फील्ड वर्क रहता है, इसमें कोई फील्ड वर्क नहीं है। जज की कुर्सी जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपको क्वालिटी पर डेवलप कर देती है। लोग कहते हैं ना कि नहीं हो रहा, हो जाएगा। जिस दिन आपने जज की कुर्सी के काबिल खुद को बना दिया ना, उसी दिन सिलेक्शन हो गया सर। अब वो तो फॉर्मेलिटी है कि एग्जाम वैकेंसी आने वाली है और देंगे तो हो जाएगा, लेकिन उस कुर्सी के काबिल बनना सीखिए। उस कुर्सी के जिस दिन हम काबिल बन जाएंगे ना, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और सिलेक्शन नहीं होगा तो उससे आप बहुत अच्छा कुछ कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार
परमादरणीय पुरुषोत्तम सोनी जी, जिन्होंने एकदम अपनी युवावस्था में इस देश के लिए 7 जजेस दिए हैं, और जो आपने बताया 14 जजेस होते होते रह गए, इसका अर्थ यह नहीं है कि उनमें काबिलियत नहीं थी। कई बार कुछ परिस्थितियां ऐसी रहती हैं जिससे वह बात अनुकूल नहीं हो पाती। मैं यहाँ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम सब जो नौगांव नगर के वासी हैं बड़े गौरवान्वित हैं कि नौगांव ऐसे छोटे जगह पर परमादरणीय पुरुषोत्तम स्वामी जैसे हीरे हम विद्यमान हैं हमारे बीच, जिनकी वजह से यह समूचा जो न्याय विभाग है वो उससे सुरक्षित है। यहाँ पर इतनी सी बात समझनी है, समाज में सारे के सारे जो जॉब्स हैं, जो काम है, सब महत्वपूर्ण काम है। उनमें से जो न्याय प्रक्रिया है वो भी एक काम है, पर न्याय को लेकर लोग बड़े आशा का भाव रखते हैं। और न्याय के बारे में ऐसा आमतौर पे कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति कोई केस लेके जाता है, उसकी अगली पीढ़ियां उसके न्याय को सुन पाती हैं। ऐसा हमारे देश में दुर्भाग्य से न्याय के बारे में आम धारणा है। मैं केवल जिंदगी में एक बार गवाही देने गया कोर्ट में, कोर्ट के बाहर तो कई बार गया और मेरा बड़ा कटु अनुभव रहा। जब मैं एक बार गया तो मैंने तय किया परमात्मा कभी यहाँ कोर्ट में लेके ना आए। कम से कम जो वकील हैं आपको जलील करते हैं, आपको अपमानित करते हैं, आपको तिरस्कृत करते हैं, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, और यदि आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो माने आपका सारा का सारा कथन व्यर्थ हो जाता है। मैं प्रार्थना करता हूँ शिक्षक होने के नाते आप जैसा जो रोज फैसले लिखते हैं या अपने करते हैं, हम टीचर्स भी सारे दिन यही काम करते हैं। जब 2 बच्चे हमारे सामने आते हैं और कोई नहीं कहता गलती मैंने की है, पर मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकते सेंटेंस है, फेस इज इंडेक्स ऑफ द माइंड। अब आपके मन में क्या चल रहा है आपकी मुखाकृति बता देती है। यदि कहीं कोई गड़बड़ी है तो चोर की दाढ़ी में तिनका की बात सामने आ जाती है। तो मैं प्रार्थना करता हूं जो हमारे जजेस 2 हमारे बीच विराजमान हैं कि जैसा पुरुषोत्तम स्वामी जी का नाम है पुरुषों में उत्तम, और परमात्मा ने आपको उनको गुरु बनाया है। एक बात तो मैं और कहना चाहता हूं, मैं सुबह देख रहा था भी जब बहन काजल सामने से आई, आप आगवानी कर रहे हैं। एक विद्यार्थी के लिए इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है दुनिया में। माने भारत रत्न भी फेल है जब हमारा शिक्षक हमारा अगवानी करे, और एक शिक्षक के लिए भी भारत रत्न फेल है जहां उसका विद्यार्थी कहे कि मैं जो कुछ भी हूं मैं अपने शिक्षक की वजह से हूं। यह दृश्य मैंने देखा, मेरी आंखें नम हो गई। मैं कहना चाहता हूं जजेस हमारे बीच विराजमान हैं। सोनी जी ने जैसे भी बात कही, आप भली प्रकार समझते हैं कि सामने जो 2 लोग खड़े हैं बाकी प्रतिवादी, उनमें मामला क्या है। यह दुर्भाग्य है हमारे देश का, या पता नहीं, मैं नहीं समझता इस बात को लेकर के। हमारे देश में, सोनी जी मुझे माफ कर देना, हमारे देश में पूरे देश ने देखा एक व्यक्ति को बंबई में खून का डांस करते हुए, उसे वकील मिल गए। कितने भयंकर दुर्दांत आतंकवादी इस देश में, उन्हें वकील मिल जाते हैं। इस नौगांव में घटना हुई थी, एक राजपूत के लड़के को, सॉरी एक साहू के लड़के को कुछ लोगों ने अपहृत कर लिया था। मुझे बड़ा अच्छा लगा था, इस नौगांव में एक भी वकील खड़ा नहीं हुआ था। नहीं, हम साथ ही देंगे। यह जो ऑनेस्टी का भाव है केवल जजेस में होना चाहिए, वह केवल न्याय करे। क्या वकील इस समाज का हिस्सा नहीं है? वो इस देश के नागरिक नहीं है? केवल कुछ पैसे के लिए कुछ भी कर रहे हैं? जितने इस देश में देश को अपमानित करने के लिए काम हुए हैं, सब में कपिल सिब्बल, मनु सिंह दीदी क्या पागलपन है। यदि हम जाए, जब सब गेट भी नहीं करते, हमारी औकात में वहां पहुंच जाए,
छोटा सा सड़ा सा केस हो, सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है लोगों के लिए। आतंकवादी के लिए रात को 12 बजे कोर्ट खुल जाता है। यह सब होने के बाद भी, अभी मैं परसों सुन रहा था एक डिबेट में, मुझे तो बहुत तकलीफ हुई, बहुत पीड़ा हुई। उसमें कहा गया कि मोदी जी ने एक लॉ मिनिस्टर को हटा के दूसरे को इसलिए बना दिया कि कोर्ट से उनका पंगा चल रहा था, और जिसने हटाया द सेम डे 2 फैसले ऐसे आ गए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में आ गए। यदि कोर्ट ये करता है तो मुझे ऐसे कोर्ट का अफसोस है। अरे मोदी से 100 झगड़े हो, लेकिन न्याय वो होना चाहिए जो न्याय होना चाहिए। परमात्मा ने आपको क्या, कितना अच्छा नाम है, न्यायाधीश, न्यायमूर्ति। परमात्मा ने तो न्यायमूर्ति बना दिया ना। फिर आपके सामने तो चाहे कोई कितने हमारा दुश्मन है ना, हमने पढ़ी थी बचपन में पंचतंत्र की कहानी, अलगू चौधरी और जुम्मन से। व्यक्तिगत मामले कुछ भी हम निपट लेंगे कोर्ट के बाहर, और कोर्ट में आने के बाद एक भी सज्जन को भय नहीं होना चाहिए, निर्भयता से रहना चाहिए, मैं वहां जाऊंगा मुझे न्याय मिलेगा। और एक भी दुष्ट पापी उसके पैर कांपने चाहिए कि मैं वहां। बहन, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, काजल बहन, सोनी भैया, मैं आपसे प्रार्थना, जो आप जज बन गए हैं, आपको अभी 3 वर्ष का अनुभव है, आपको अभी और अनुभव होंगे, और परमात्मा आपको इस सामर्थ्य दे कि जिस कोर्ट में आप जाएं, आप एक कीर्ति स्थापित करके वहां से आए कि उनके सामने जब कोई व्यक्ति जाता है उसका अविलंब निस्तारण होता है, और निस्तारण होने के साथ ही साथ सही निस्तारण होता है। आपने कहा 16 हम केस निपटा के आए। आखिर ऐसा ठीक है, मैं माना, इस बात को मैं मानता हूं कि साहब बहुत ओवरलोड है कोर्ट के ऊपर, बहुत ओवरलोड है, लेकिन इसके बाद भी ऐसा नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात फिर से करता हूं, जो इस देश के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनके सुनने के लिए आपको समय नहीं। ये छोटी सड़ी सी बात है, कोर्ट आप खुल जाता है, क्यों भाई? तो एक ऐसा सिस्टम डेवलप होना चाहिए। परमात्मा की कृपा से कोर्ट एक ऐसी संस्था है हमारे देश में जिसमें कम से कम हस्तक्षेप है। आप जो कहते हैं, कोई कोर्ट प्रेम नहीं करता, आपके ऊपर सब जज ने ऐसा क्यों कर दिया, वो गलत कर निर्णय, मैंने आपके निर्णय पर ऐसा कुछ नहीं होता है। पर मैं एक प्रार्थना करता हूं, उसमें आप लोग पहल करिए। हमारे संसार में कुछ ऐसे देश हैं जहां जजमेंट्स पर डिस्कस होता है। हमारे यहाँ पे सब क्या होते हैं, कोर्ट क्या करते हैं, कोर्ट क्या करते थे कि कोर्ट का अवमानना हो गई। साहब क्यों अवमानना हो गई? अरे कोई निर्णय हुआ है यदि, क्या हमें समीक्षा करने का अधिकार भी नहीं है एक नागरिक होने के नाते? क्या आप भगवान हैं, आप इंसान नहीं है? जो जजेस होते हैं वो तो इंसान है ना, हमारे आपके बीच के है ना। ये बहन अभी तक क्या थी, 2 दिन पहले हमारी बहन में भी क्या जज बन गई है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा आपको ऐसी सामर्थ्य दे, ऐसी हिम्मत दे कि आप हमारे भारतवर्ष के ऐसे प्यारे जज बने कि आपको लोग पीढ़ियों तक याद करें। ऐसी घटनाएं भी हुई हैं। बहन, देता हूं आपको एग्जाम्पल। जिस दिन यहां देश में घटना हुई कि ऐसा कहा गया कि जो एक बिस्कुट मुद्दा था राम मंदिर वाला, कि वहां भगवान की मूर्ति वहां रखी गई, तो पंडित नेहरू ने, जो यूपी के मुख्यमंत्री थे, उनसे कहा कि भाई आपको हटाइए मूर्तियों को। उन्होंने कहा ये मूर्तियां, हम कोई ऐसा पंगा लेंगे तो ऐसा समस्या खड़ी हो जाएगी। उन्होंने उसको रिफ्यूज कर दिया। सेकेंड टाइम फिर से फोर्स आया, जो मैं बोला, आप गूगल में सर्च करिए, मैं कुछ बोल रहा हूं। उन्होंने कहा, बहन सुनिए ध्यान से बात, देश का पीएम कह रहा है जज से, के नायर से, ऐसा काम करिए, अन्यथा क्या होगा, ये रिजाइन, लात मार दिए जज की कुर्सी पर। जब हमें दमंगी होगी कि न्याय की कुर्सी पर बैठ के हम न्याय ही करेंगे, चाहे पीएम सीएम का भी हमारे ऊपर प्रेशर आ जाए, हम जिस प्रेशर को नहीं मानेंगे, बहन मानिए कि जनता आपको आरती घुमाएगी। ऐसा विश्वास हमारे में होना चाहिए। जो अभी आपने कहा कि जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें तो क्या होता है कि हम कहीं वकीलों के प्रभाव में ना आ जाएं, हम समाज के प्रभाव में ना आ जाएं। वकील साहब हमारे सामने कपिल सिब्बल खड़ा हो, चाहे कपिल शर्मा खड़ा हो, या कोई सामान्य सा खड़ा हो, कोई खड़ा हो, हिम्मत नहीं। लॉ तो आपने पढ़ाना सारा का सारा, जो लॉ कहता है वही करिए। आप मुझे देखिए, पंचायत बिल्कुल मत करिए। देश का होता यह है, बड़ा अफसोस होता है साहब। गुप्ता जी, शाहरुख खान का बेटा जेल में जाता है,
सारे वकील हिम्मत हार गए, लाखों रुपए खर्च हो गए। एक लॉयर आया, जनाब मिल गई। अरे भैया, जब 10-10, 12, 15 जो न्याय गुआए थे वकील कहने के लिए, क्या उन्हें लॉ नहीं पढ़ा था? क्या वो पागल थे? यदि 15 वकील को लॉ नहीं आता तो सबको कैसे कहो भैया चलो छुट्टी, आप कोर्ट में बताओ, पहले एग्जाम दे के आओ। एक ही वकील से कुछ आता है क्या? ऐसा न्याय प्रभावित नहीं होना चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। और जो बच्चे सामने बैठे हैं, अभी सुबह मैं ठीक 9 बजे यहाँ पे आ गया था। यहाँ कोई भैया लोग थे यहाँ पर, तो आप लोगों के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं और प्रयास में कई बार लोग विफल हो गए, या जो लोग कुछ जीवन में कुछ करना चाहते हैं, मैंने लिखा है कि जो भगवान आपको पंख देते, उड़ने का हुनर आपको सीखना पड़ता है। इनमें 4 पंक्तियां, मैं अपनी बात पूरा कर दूंगा इन पंक्तियों के साथ। माना पंख प्रकृति देती है, माना पंख प्रकृति देती है, पर उड़ने की हुनर नहीं। माना पंख प्रकृति देती है, पर उड़ने की हुनर नहीं। तुम जो चाहो अंबर छू लो, या पड़े रहो फिर यहीं कहीं। गरुड़ बनो तुम गगन चूमने, गरुड़ बनो तुम गगन चूमने, गौरैया बंधा चुनो। सब निर्भय प्रिय तेरे ऊपर, बात मनीषी एक बोलो। बहन के सामने जिसका पिता अभी अभी दुनिया से चला गया हो, आप कल्पना कर सकते हैं उस बेटी पर क्या बीती होगी। पर चूंकि पिता के सपने को जो हमें पूरा करना है, तो 14 घंटे हमने साधना की, तो ध्यान रखो, यदि हम प्रयास करते, प्रयास असफल कभी नहीं होता। यदि हमें विफलता मिली है, आपके प्रयास में कमी है। यदि आप जो भी आपने सेंटेंस बहुत अच्छा बोला कि यदि हमने जजेस की पात्रता पूरी अपने में विकसित कर ली है, जज हमें बनना बाकी है, बन तो उसी समय गए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, जो बहन यहाँ बैठी हैं, जो भाई बैठे हैं, आप जीवन में जो सपना देखें जरूर देखिए, पर कलाम साहब, जो कलाम साहब थे, मैं देश के राष्ट्रपति की बात याद रखिए, सपने रात वाले नहीं, सपने दिन वाले देखिए। यदि मैंने तय किया मुझे जज बनना है, तो बहन ने बोला 14 घंटे, मैं 16 घंटे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, और जज बन के दिखाऊंगी। यदि ये भावना हमारे मन में रहेगी तो इस क्लास का फायदा होगा, यहाँ आने का फायदा होगा। और मैं अंतिम बात कहूंगा, श्रद्धेय सोनी जी ऐसा जो एक हीरा हमारे बीच है, एक महापुरुष हमारे बीच है, आप सब इनका लाभ उठाएं। और मैं जो बहन ने एक बात करी है, एक आप मेरे स्कूल में मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो इंग्लिश से प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है मैंने कम्युनिकेशन के लिए। सो यदि आप तैयारी चाहें तो मैं तैयार हुए घंटे के लिए आपकी हेल्प करूंगा। ओम शांति। धन्यवाद सर। सर ने न्याय के समक्ष जो इस समय परिस्थितियां हमारे सामने आ रही है, कहीं ना कहीं जनता का जो विश्वास है वो उठ रहा है, उसके बारे में उन्होंने कटाक्ष किया है कि किस प्रकार से हम लोगों का विश्वास उसके प्रति पुनः जागृत करें। इसके लिए उन्होंने उत्साहवर्धक सभी का किया है। और उन्होंने जो बात कही, मैं समय दिया गया था आप लोगों को 9 बजे का, मुझे जहाँ तक ऐसा बताया गया, लेकिन आप सभी लोग लेट गए। लेकिन हमारे जो विशिष्ट अतिथिगण है वो करेक्ट 9 बजे ही गए, और उनके पास भी बहुत से कार्य, लेकिन आप विद्यार्थी हैं, तो मैं आप लोगों से विशेष आग्रह करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे जिस स्कूल में मैंने शिक्षा प्राप्त की है, सरस्वती विद्यालय में, तो हम लोगों में बड़ी उत्सुकता हुआ करती थी कि आज अतिथि आने वाले हैं, तो अगर हम लोग को समय 8 बजे दिया गया तो सारे बच्चे 7 बजे
आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी बेटी कोमल नायक का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि मुझे अभी अनुशासन के सिपाही के रूप में आरोप किया गया है, तो ये सत्य है कि ईश्वर की कृपा से शास्त्र भी पढ़ने का अवसर मिला। संस्कृत से जब मैंने किया और उसी के साथ विधि के क्षेत्र में भी प्रवेश मिल जाते थे। हम लोगों के समय में सुविधा थी विश्वविद्यालय से कि आप एमए के साथ एलएलबी भी कर सकते हैं। तो 1971 में रीवा विश्वविद्यालय से एमए संस्कृत प्रथम श्रेणी में प्रथम प्राप्त किया, साथ ही मोतीलाल नेहरू विधि महाविद्यालय से एलएलबी विधि के छात्र में। तो मैं इसको ईश्वर कृपा ही मानूंगा कि मुझे शास्त्र और सूत्र या इसे कहिए सूत्र और सेक्शन दोनों का पढ़ने का लाभ मिला। इसी संदर्भ में मुझे मैं उस समय महाराजा महाविद्यालय में प्राचार्य को अधिकार होता था एडहॉक को पढ़ाने का, तो उन्होंने मुझे रख लिया। किंतु ये सौभाग्य था हमारे नवानगर का कि यहाँ बापू महाविद्यालय स्थापित हो चुका था। जुलाई 1969 में जब मैं यहाँ बुलाया गया छतरपुर से, तो यहाँ विधि की कक्षाएं भी संचालित हो चुकी थी। तो दिन में संस्कृत माने शास्त्र और सूत्र और नाइट में लॉ पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से मुझे ऐसे आयोजनों में जाने में बड़ी रुचि लगती है कि कम से कम विधि के छात्रों के मिलकर बैठ करके और बात करना, विधि विधिज्ञ के बीच में बैठ करके चर्चा करना, इससे बुद्धि परिष्कृत होती है। और इसके लिए जैसे तक मैं कहूँगा कि शुद्ध और प्रबुद्ध के रूप में हमारे पुरुषोत्तम जी हमारे परम प्रिय शिष्यों में रहे हैं, एनसीसी कैडेट भी रहे हैं। तो समय का जो बहुमूल्य ज्ञान है वो आप लोग के पास है। तो ऐसे लोग ही जीवन में आगे निकल सकते हैं या गुरु के रूप में प्रेरणा दे सकते हैं। जहां तक अभी मुशन जी ने कहा कि जब विद्यार्थी कोमल यहाँ आई अपनी माता श्री के साथ में, तो उनके गुरु उनका अभिनंदन कर रहे हैं। ये हमारी भारतीय परंपरा है कि जब शिष्य आश्रम में प्रवेश करता था तो गुरु उस बच्चे का, उस शिष्य का और उसके माता पिता का अभिनंदन करता है। इसका एक विलोप उदाहरण आपने महाभारत में देखा होगा। अर्जुन के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। लेकिन जब युद्ध प्रारंभ होता था तो उस समय पहला बाण अर्जुन का किनके चरणों में जाता था? द्रोणाचार्य। गुरु जी, आज आपने जो शिक्षा दी है वो कितनी पराकाष्ठा को प्राप्त हो चुकी है, इस रूप में आपका अभिनंदन किया जाता है। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है जिसका आदरणीय पुरुषोत्तम जी ने निर्वहन किया। और हमारे बीच में जो हमारा ग्रुप है और दोनों का एक वशिष्ठ जो है इसलिए मुझे करने का अधिकार भी है। उसके लिए मैं उनकी माता श्री का हृदय से अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि माता गुरु राम गुरु शास्त्रों में कहा गया है, मां को गुरु होती है, गुरु होता है माता।
गुरुओं में भी श्रेष्ठ जो है माँ होती है। इस प्रकार माता जी के साथ यहाँ पर पहुँचना ये हम लोगों के लिए परम सौभाग्य रहा। और हमारे लोग बीच में बेंगलुरु से यहाँ तक पहुँचे हुए जज साहेब सोनी जी, उनका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने बच्चों को यहाँ आकर के अपने अनुभव के आधार पर धनी भांति उनको प्रेरित किया। मुझे कुछ दिन के लिए छतरपुर में वकालत करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज भी मेरा हाई कोर्ट से रजिस्ट्रेशन जो है निलंबित है, क्योंकि मैं शिक्षक बन चुका था, इसलिए उसको सस्पेंड करा दिया। तो हम लोग देखा करते थे कि दोस्तों कितना सहज बनना पड़ता है। एक पुस्तक जन हुआ करते थे SS शशि शेखर शर्मा, हम लोग विद्यार्थी थे। तो जब उनका आर्गुमेंट चलता था तो पानी का गिलास भरा रहता था, पानी का एक गिलास भर के रख दिया जाता था। और सारे वकील जब बहस करते थे तो हम लोग तो जूनियर थे उस समय, आदरणीय स्वर्गीय जगदम्बा प्रसाद जी मैडम हमारे राजनीतिक गुरु रहे, तो जब वो आदेश देते थे कि देखिए बहस चल रही है शर्मा जी की कोर्ट में, तो हम लोग क्या देखा करते थे, बहस को कम सुनते थे। वो पानी का गिलास अगर शर्मा जी ने सुनते सुनते पी लिया पूरा, तो समझ लो सारे वकीलों की बहस बेकार हो गई और अब मुल्यम जेल ही जाएंगे। ऐसे ऐसे प्रकृति के लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन बहुत सख्त, यहाँ तक उनकी विनम्रता का भाव होता है। वो पहले अपने बंगले से कोर्ट तक जाया करते थे, और यदि नगर पालिका के सामने जो नीम के वृक्ष थे उसकी कोई पत्ती तोड़ कर मिल जाता, उसको नीचे उतार करके 4 दंड बैठे बुलावा करके कि तुम हरी पत्ती को तोड़ रहे हो, ये उनका सुकुमारता का। तो ऐसे जज अपने आप जो है निकल आते हैं। जब ये उस पीठ पर बैठते हैं तो अभी जो बैठे हैं वो अलग विचारधारा है, या हमारे भावी जजेस बैठे हैं उनकी अलग विचारधारा है, लेकिन जब शीर्षस्थ के डीजे या एडीजे कुछ भी आगे बढ़ते हैं और पीठ पर बैठते हैं तो इनका बिल्कुल दोनों तरफ से इनका भाव एक रहता है, अपने आप में ईश्वर स्थापित है। तो उस समय जहां तक जज की बात है, आपने सुना होगा इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, एक हाई कोर्ट के जज सक्सेना साहब ने उनको जेल में, तो क्या बोली कर सकते थे क्या प्रधानमंत्री को धोखे देते? तो ये अपने आप पर निर्भर करता है, आपके संस्कारों पर निर्भर करता है, आपकी संस्कृति पे, आपके ज्ञान पर। आपको यह है बलिष्ठ बनाते हैं, कोई राजनीति को सब डराने के लिए होते हैं, लेकिन आपकी जो शिक्षा रही है वो आपको। तो अंत में इस प्रयास के लिए मैं पुनः एक बार दोस्तों को हार्दिक बधाई देता हूँ कि वो बड़े अपने समय निकाल करके और बच्चों को ये कोचिंग प्रदान करते हैं, और ईश्वर उनको और ज्ञानवान बनाए, बुद्धिमान बनाए, और आपकी वकालत भी बड़ी साफ स्वच्छ रहेगी, क्योंकि जब निर्मल हृदय होगा तो ये छत छत काम नहीं करते। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको महाकवि कालिदास की वाणी में एक बार आशीर्वाद कि सेवास्ते पंथाना से आप जिस मार्ग पर जाएं आपका मार्ग कल्याणकारी हो, और आप उत्तरोत्तर जो है वो मन को प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सागर में जब जाना होगा तो काफी नहीं था, इंटरनेट था, ये भी दोस्तों मुझे जाने का मौका मिला था, तो सागर
ज्ञान नहीं रहा। तो आगे इस ओपन सिंह ने मेरी बेटी को शिक्षित किया और आगे बढ़ाया। उसने तपस्या की, फल मुझे मिला। ईश्वर करे सभी की ऐसी ही बेटियां हों जो अपने माँ बाप का नाम ऊंचा। इसी के साथ अब आप लोगों ने बड़े धैर्य के साथ इस कार्यक्रम को सुना, मार्गदर्शन प्राप्त किया और जब कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ा तभी यहाँ पे लाइट आई। तो ये कहीं ना कहीं और बहुत ही हमें संकेत करती है चीजें कि जब भी आप कोई कार्य करें तो आपको तपना पड़ता है, तो आपको मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए भी यहाँ पे तपना पड़ा है। और जब मार्गदर्शन समाप्ति की ओर आया तो लाइट आ गई। आपको जो ठंडक मिली यही सफलता की ठंडक है और यही आपके मार्गदर्शन की ठंडक है। हालांकि जो वकील लोग हैं, वकीलों को अक्सर जजों से कम संघर्ष करने ही पड़ते हैं, बराबर हवा लेते रहे हैं हमारे अंकित जी और अतुल जी। इन्होंने बराबर हवा को उपभोग किया क्योंकि कोर्ट के वकील हैं तो थोड़ा सा आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इनको आनंद हर जगह मिलता ही रहता है, जज लोगों को ही संघर्ष करना पड़ता है। हालांकि उनका भी संघर्ष है, मजाक के तौर पर मैंने कहा, मैं क्षमा चाहूंगी। इसी के साथ मैं सबको बताना चाहूंगी कि वो कार्यक्रम की रूपरेखा जो तय हुई थी उसी के अनुसार समाप्ति की ओर करें। थैंक यू रश्मि जी। इस कार्यक्रम की समाप्ति के पहले मैं हमारे बीच में गुप्ता जी नवोदय विद्यालय से थोड़ा सा लेट आए हैं वो, तो मैं समाप्ति के पहले मैं गुप्ता जी का स्वयं स्वागत करना चाहूंगा। गुप्ता जी प्लीज। ये हमारे बीच में प्रोग्राम जैसे मंच पर फनी भी है। मैं अपने बुद्धिजीवियों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये हमारे सौभाग्य की बात है, आप जैसे विद्वान हमारे बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार। ये हमारे साथ लगभग 1.5 साल इन्होंने वकालत की है और अभी अभी रिसेंटली इनका एक डिफेंस काउंसिल सिस्टम बना है। माने जो बचाव पक्ष यानी अभियुक्त पक्ष होता है उनको फ्री लीगल एड देने के लिए आर्टिकल 39A जो हमारा आर्टिकल एसोसिएशन का है उसके अंतर्गत सिस्टम बनाया है। उसमें आपको असिस्टेंट डिप्टी असिस्टेंट काउंसिलर के रूप में आपको डिप्टी है, आपका ऑफिस छतरपुर में है तो वर्तमान में आप वहाँ पर सेवाएं दे रही हैं। तो मैं प्रियंका जी का सम्मान करने के लिए निम्बी वर्मा जी से आग्रह करूंगी कि आप प्रियंका जी का सम्मान करें। थैंक यू। ये जो आपने अभी प्रियंका जी का सम्मान देखा, एक्चुअल में ये सम्मान की हकदार इसलिए भी है कि जिस समय इन्होंने हमारे यहाँ कोर्ट में आके निर्णय लिया था कि हम वकालत करेंगे, आपका मायका छतरपुर में है, ससुराल नौगांव में। मैं आप लोगों को बता दूं लगभग 1 साल मेरे पास उनको बैठने को हुआ और ऐसा आफत का पहाड़ इनके ऊपर टूटा कि आपस में आपके हस्बैंड का निधन हो गया और वो एक ऐसा पीरियड था इनके लिए। और फिर इसके बाद चीजें थोड़ा सा नॉर्मल हुई और ईश्वर ने फिर एक बार उनको कृपा की, हमारे बीच में अंकित भी बैठे हैं, हमारे बस्ती से 2 लोगों ने असिस्टेंट कप्तान डाला। परंतु चूंकि अंकित हमारे साथ अच्छे से वकालत कर रहे हैं और LLM में PhD में शायद रजिस्ट्रेशन आपके करा चुका है और निश्चित रूप से ये अच्छा कर जाएंगे। मगर दोनों के साथ ईश्वर ने न्याय किया कि जरूरत फिलहाल प्रियंका को थी और ईश्वर ने इनके साथ फिर एक बार न्याय किया और एक छोटा सा बच्चा है उसकी परवरिश और इनको फिर से एक बार सेंड करने के लिए ईश्वर ने कभी साथ दिया। मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
और आप सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि इनके भविष्य की जो इनकी उत्तरोत्तर प्रगति करे, इसके लिए इनको शुभकामनाएं दें। इसी के साथ मैं जो ये कार्यक्रम में हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय, मैं बहुत विचित्र है इस बात का कि लाइव के कारण थोड़ा सा विलंब हुआ, और हमारे मनीषी सर जो जिनको देखकर हम अपनी घड़ी को मिला सकते हैं, समय के बहुत पाबंद थे और सरकार में पहले हो गया था, यद्यपि हम लोग थोड़ा सा लेट हुए और हमारे बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा लेट हुए। मैं इसके लिए हमारे अतिथिगण जो हैं उनके लिए खेद व्यक्त करता हूँ। और इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से मनीषी सर ने कहा, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और जुडिशियल रिफॉर्म नाम से बहुत तेज काम चल रहा है। मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जुडिशियल सिस्टम में जो खामियां आपको और अन्य लोगों को जो दिख रही हैं, धीरे धीरे ये सिस्टम धीरे धीरे आप दूसरे सिस्टम की तरह एकदम बिल्कुल आपको न्यू मिलेगा। और इसमें जो पुरानी खामियां थी, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है, हमने जिस प्रकार से अन्य देशों से संविधान लेकर अपना संविधान बनाया था, इसी प्रकार हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम था, उसी को हम अभी चला रहे हैं। क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं और चीजों को समझ रहे हैं। हमारी न्यू जनरेशन जो जजेस भी आ रही है, उनमें अद्भुत क्षमता है काम करने की भी और चीजों को मैनेज करने की। इनका भी जुडिशियल सिस्टम को फायदा मिल रहा है। हमारे एडवोकेट्स हैं, हमारे बीच में जो एडवोकेट्स बैठे हैं, हम लोग मुझे अच्छे से याद है, चूंकि वकालत में मुझे काफी समय हो गया है। मैं 2001 में ज्वाइन किया था। 2001 से लेकर 2023 तक मैं देख रहा हूँ कि हमारे बीच में जो हमारे नए एडवोकेट्स आ रहे हैं, नई चीजों को नए तरीके से करने के लिए लगा देती है और ये हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से काम करने लगते हैं। और इनके पास जो जैसे आज हमारे लिए कंप्यूटर वगैरह नई चीज है, परंतु नए बच्चे आजकल कंप्यूटर फ्रेंडली हैं, जिन लोगों के लिए चीजें इजी हैं। तो इन चीजों से जो हमारा जुडिशियल रिफॉर्म है, निश्चित रूप से सर की जो शिकायत है दूर होगी। और जहां तक हमारे जजेस का है, उसको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से सर ने बताया कि इंदिरा गांधी को जेल भेजने वाले भी जज थे, तो मैं बता दूं कि जजेस एक CS कर्नल साहब थे, हाईकोर्ट जज थे, उनको भी कंटेम्प्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको जेल भेजा। मीन्स हमारे यहाँ जो जुडिशियल सिस्टम है, उसमें इस बात की छूट किसी को नहीं दी गई है कि आप कुछ भी मनमानी कर सकते हो। सब कानून की नजर में सब समान है। क्यों? क्योंकि वो क्या हो गया था, पटरी से उतर के वो इस तरह के मूल जरूर काम करने लगे थे जो एक जुडिशियल सिस्टम के लिए ठीक नहीं थे। क्यों? क्योंकि अगर आपको पॉलिटिकल एजेंडे में जाना है तो निश्चित रूप से वो फील्ड खुली है, परंतु यहाँ बैठ के आप इस तरह से करेंगे कि इसकी मर्यादा को आप नाश करेंगे, ये यहाँ पर मंजूर नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि समाज में धीरे धीरे जो विश्वास खोया था जुडिशियल न्यायपालिका में, धीरे धीरे उसकी कहीं ना कहीं भरपाई हो रही है। और जहाँ तक एक जो हम लोगों ने आंदोलन किया था, उस आंदोलन में कुछ आंशिक फायदा मिला है। आंशिक फायदा ये था, ये बात सही है कि जजेस को भी प्रॉब्लम थी उससे, परंतु जजेस बेचारे नौकरी के चक्कर में उस बात को खुले तौर पर नहीं कह सकते। हम लोगों ने उस बात को उठाया था, उस बात की वजह इतनी सी थी कि आप हमारे यहाँ जो आपका जो है दूसरे पक्ष को सुनो, तो ऑर्डिनेटर पैटर्न जो सिद्धांत के कारण दूसरे पक्ष को नहीं सुना, तो फिर हमने न्याय कहा। और दूसरा हमारे यहाँ है कि न्याय केवल किया जाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमारे प्रक्रिया से दिखना चाहिए। प्रक्रिया को आर्टिकल 21 में बताया गया है, प्रक्रिया से दिखना चाहिए कि हमने न्याय किया। तो ये चीजें धीरे धीरे हमारे सिस्टम में आ जाएंगी और हम लोग भी जो जुडिशियल सिस्टम में जो खामियां है उसको बांटने की कोशिश कर रहे हैं कि आप न्याय स्पीडी ट्रायल जरूरी है, परंतु उस स्पीडी ट्रायल में हमें किसी की अपेक्षा करके आगे नहीं बढ़ना है, किसी का अधिकार को दमन करके आगे नहीं बढ़ते हैं और इस तरह से हमें ये करना है। मैं एक बार फिर सभी लोगों का यहाँ पर फिर एक बार सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारे जो भाभी जो जज बन सकते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको जज बनना है, और मैं तो कहूँगा किसी भी फील्ड में किसी को भी जाना हो, तो जो रश्मि ने बाद में लास्ट में रश्मि जी ने जो आपको कविता सुनाई है, मुझे लगता है किसी को भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए ये कविता अपने आप में पर्याप्त है। और वास्तव में न्याय, जैसा कि कहा जाता है कि न्यायाधीश कोई एक ऐसा काम दिया जाता है जो ईश्वर के बाद दूसरा काम है, और वो काम को अगर उतनी ही संजीदगी से उतने ही तरीके से अगर किया जाता है, तो मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ PM भगवती साहब का और जस्टिस कृष्ण अय्यर साहब का नाम आज भी हम लोग पढ़ते हैं, तो केवल उसका रीजन केवल इतना है, इस वास्तव में उन्होंने अपने
जो निर्णय हैं उनके माध्यम से समाज को और न्याय में जो सिस्टम है हमारा उसमें ये उन्होंने दिया है, क्योंकि के भगवती साहब वो है जो कहते थे पोस्ट कार्ड में भी न्याय देंगे। क्यों? हमने अगर आप किसी को मूल अधिकार दिए हैं तो क्या हमने केवल कागज का टुकड़ा दिया है? बिल्कुल नहीं दिया है। और मूल अधिकार कोई किसी को देता नहीं है, ये तो जब व्यक्ति पैदा होता है तो उसको संभालना पड़ता है। इन चीजों को अगर व्याख्या किसी ने की है तो निश्चित रूप से आज उनको याद करेंगे। इसी के साथ मैं फिर एक बार आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं कहता हूँ जो लोग हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, मेरे इस छोटे से प्रयास का जो कोर्ट के से समय निकाल के मैं कोशिश करता हूँ कि हमने जो अभाव देखा है, मुझे अच्छे से याद है हमारे टाइम पे कोई कोचिंग नहीं हुआ करता थी, केवल एक कोचिंग कॉर्पोरेट एकेडमी नाम से कोचिंग हुआ करती नहीं हुआ, परंतु इंदौर उस समय हम लोग के ऐसा था जैसे दुबई जा रहे हैं, इतना नजदीक नहीं था और ना ही इतने संसाधन थे और ना ही इतनी अवेयरनेस थी, तो हम लोगों के टाइम पे ये चीजें नहीं थी। परंतु आज ऑनलाइन में जो सिस्टम है और मैंने तैयारी के माध्यम से जितना भी जो कुछ है हमारे सर लोगों के मार्गदर्शन है, साथ रह के जितना भी जो कुछ मैंने अर्जित किया है, तो मुझे तो केवल ये एक शिक्षा सिखाया गया है कि शिक्षा का एक मूल मंत्र है कि ज्यों खर्चे त्यों बढ़े। तो बस मैं तो इसी सूत्र को मान के आगे बढ़ता जा रहा हूँ कि जो कुछ मैंने आज अर्जित किया है मुझे तो लोगों में बांटना है, और अगर मैंने आज ही बांट दिया तो कभी ना कभी रिवर्स होकर दूसरे लोगों में ये फैलेगा। हमारे जो आज जो जज हमारे साथ बैठे हुए हैं, काजल नायक जी और उत्तर सोनी जी, मैं केवल इन लोगों से मैं कहता हूँ कि गुरु दीक्षा के रूप में केवल मेरा एक इन लोगों से आग्रह है कि अगर आपको कोई प्रेमाइसिस में या कोई भी डिवोटी बच्चा या डिवोटी कोई ऐसा एडवोकेट मिल जाता है जो आपको लगता है कि वास्तव में ये अगर इसे प्रॉपर गाइडेंस या थोड़ी सी मदद इसको अगर मिल जाती है और अगर ये बन सकता है, जब बन सकता है तो आप लोग जरूर उसका प्रयास करिएगा। तो मैं मान लूंगा कि आप लोगों ने जो मेरे प्रति आपकी आस्था थी उसको आपको पूर्ण कर दिया। मैं इसी के लिए उदाहरण भी देना चाहूंगा। मैं बहुत मानता हूँ नामदोषी सर हमारे बीच में नहीं है, परंतु मैं उनको जीवन पर्यंत कभी नहीं भूलूंगा। वो एकमात्र उनकी जनरल राइटिंग की किताब है और ये जो कंसेप्ट मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ शायद होने से आया। वो जैन में 4 दिन महाकाल की नगरी में मुझे रुकने का 2013 में अवसर मिला था और वो उस समय के एकमात्र ऐसे टीचर थे जनरल राइटिंग के, उस समय कोई नहीं हुआ करता ना। जो नामदोषी सर है वो आपका जो डिस्ट्रिक्ट से रिटायर्ड थे, एकेडमी जो जुडिशियल एकेडमी जबलपुर में उसके डायरेक्टर बने हैं और आज जो जुडिशियल एकेडमी दिख रही है उन्हीं की गए हैं। उनकी मिसेज हाईकोर्ट जज मंजुला नामदोषी उससे रिटायर्ड हुई थी और ऐसा जुनून था सबका, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। 2013 में जब मैं उतरा था वहां पे तो 5 घंटे की क्लास जजमेंट राइटिंग के लेते थे। मैं उस समय सिविल जज का एग्जाम दे रहा था, मेंस दिया था, मैंने चल रहा था, तो इतना भयंकर उनको एक होटल फ्री में दिया था, लोग उनका इतना करते थे, एक होटल फ्री में दिया था और सब उस समय चलने का 2 लोग बच्चे उनको पकड़ के दूसरे खंड में ले गए और उनको सबको बिठा दिया और आप विश्वास नहीं करेंगे, आवाज सुनने वाले नहीं कह सकते थे कितना बुजुर्ग व्यक्ति बोल रहा है। इतनी गर्मजोशी के साथ और 2.5 घंटे में बच्चों के चेहरे देख के कह देते थे कि आप शायद इनके लंच का टाइम आ गया। वो नहीं थकते थे, 5 घंटे 3 दिन तक लगातार हम लोगों को सिविल क्रिमिनल जजमेंट उन्होंने पढ़ाया और उसके बाद सब लोगों ने लास्ट में हम लोगों को ये कहा था कि बेटा पूरी जिंदगी निकल गई, रिटायर्ड हो गया, परंतु मेरा मन नहीं मानता। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बच्चे जो भी गाइडेंस मुझसे ले सकते हैं ले लें। क्यों? क्योंकि जब मैं मरूंगा तो मेरे साथ न किताबें जाएंगी न मेरा ज्ञान जाएगा। परंतु आज भी मैं कहूँगा कि आप कहीं भी चले जाएं तो कम से कम 1 या 2 जब ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे कि सब मेरे नाम रोजी सबसे बात है। तो उसी समय मुझे ये लगा था कि वास्तव में एक ऐसा कार्य है जो हमारे साथ है और हम जल्दी से अगर दूसरों को ये ट्रांसफर कर देंगे तो लोगों को लाभ भी मिलेगा और ये बहुत बड़ा एक सिस्टम बन जाएगा कि हम एक दूसरे को वितरित कर रहे हैं। उसी को मैंने करने के लिए ये लगातार प्रयास किया। तो विजन और एकेडमी तो मैंने इसीलिए स्टैब्लिश किया था कि जजमेंट राइटिंग के माध्यम से मैं लोगों से परिचित हुआ। हमारे मोतीलाल नेहरू के जो बच्चे थे और फिर कोविड के बाद और भी बच्चे ऑनलाइन जुड़ते गए। आज उनके माध्यम से भी बहुत सारे बच्चे जानने लगे हैं, ग्रुप वगैरह का मैसेज आते। जैसे कोविड के टाइम पे एक रायपुर की लड़की मुझसे जुड़ी थी, अभी छत्तीसगढ़ का रिजल्ट आया है
और आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरे पास छत्तीसगढ़ के 5 बच्चे हैं। मैंने बच्चों से पूछा कि बेटा आपको किसने नंबर दिया, कोई बताया कि सर रेफरेंस से मेरे पास ये नंबर आता है, और ऑनलाइन बच्चे उसकी तैयारी कर भी रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है मैंने इसको अब यूट्यूब के माध्यम से शुरू कर दिया है कि ऐसे बच्चे जो आज हमारे साथ फिजिकल नहीं है वो लोग इसका लाभ उठा सके, केवल मेरा एक प्रयास है। और मैं फिर से एक बार सभी को धन्यवाद देता हूँ और सबको भावी जो बच्चे हैं उन सबको ये शुभकामनाएं, अत्यंत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। और उसी तरह जो भी उनके बीच में जो गुरुजन हैं, जो उनके मार्गदर्शक हैं, उनके मार्गदर्शन को लेके और अपने जीवन की जो उनके लक्ष्य है, जो सपने हैं, उनकी पूर्ति करें। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में जो आज हमारे 2 अतिथि आए हैं उनका साल और स्लीपर और एक प्रमाण पत्र में विजन अकेडमी से देने के लिए रखा हुआ हूँ। और हमारे बीच में कुछ बच्चे हैं जो इंटरव्यू देके आए थे, उनके लिए हमने एक मोमेंटम भी रखा हुआ है। तो मैं रश्मि जी से आग्रह करूँगा कि हमारे जो ये पुरस्कार कार्यक्रम है उसको संपादन से बात करें। नाइक जी को सबसे भेंट और सम्मान प्रदान करें। अंकित भैया सामने, अंकित भैया प्लीज चलते थे।
आ जाइए ना, खींच लेंगे, आ जाइए। इसके उपरांत का सम्मान करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मनीषा जी को। प्रियंका जी को मैं बुलाना चाहूंगी, वो सप्री मीटिंग टाइम करें। इसके उपरांत राधा जी की द्वारा अंकित करेंगे या अपना सम्मान प्राप्त करने के लिए। अतुल भाई सप्री में प्रदान करेंगे किसी को। उसके उपरांत निम्मी वर्मा जी आए, सम्मान स्वीकार करें। रश्मि जी आप अपना सम्मान प्राप्त करिए। जैसे वो बनेंगे अच्छी प्रवक्ता भी बने। इसको उपरांत में बुला रहा हूँ नजीक मासूमी को। और इसके उपरांत अतुल खरे जी से मैं आग्रह करूंगा हमारे मैं सभी बच्चों आप लोग आगे आ जाए, ग्रुप फोटो के लिए सभी लोग आगे आ जाए। ये ग्रुप फोटो होंगे, हम इस कार्यक्रम के औपचारिक रूप से इसकी समाप्ति।
थोड़ा सा भैया 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 थोड़े लिए लोग नहीं दिखेंगे, थोड़े लिए लोग बड़े पीछे लगाए आराम से आ जाएगा। ओके सर जी सोनी जी पीछे जाइए, आप आ जाइए। देखें सभी लोग, वेट ओके क्या हूँ हम पैक करने वाले